Okay, we are going to start something new today. So hopefully you are excited. We are going to start a new subject altogether, that is indirect taxation का goods and service tax. हम जानते हैं हमारे टैक्सेशन के दो हिस्से होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें से डायरेक्ट टैक्स में आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में आप जीएसटी पढ़ते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स भी और होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी और होते हैं, बट एट इंटर लेवल आपको डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ाया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ जीएसटी पढ़ाया जाता है। आप ये बात भी जानते हैं कि हमारे देश में ऐसी बात है कि हम डायरेक्ट टैक्स बदलने वाले हैं, यानी हम एक नया इनकम टैक्स लॉ लाने वाले हैं और ये शायद आने वाले 1-2 सालों में होगा। लेकिन जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स तो ये वो लॉ है जो हम कुछ सालों पहले बदल चुके हैं। यानी जैसे आप जब इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो तो आप ये सुन रहे हो इनकम टैक्स बदलने वाला है, वैसे जब मैं इंटरमीडिएट पढ़ रहा था तब मैं सुन रहा था कि इनडायरेक्ट टैक्स बदलने वाला है। मैं पढ़ 2010-11 में रहा था पर वो बदला 2017 में। तो आपको इनकम टैक्स का भी आइडिया लग जाना चाहिए कि बात 2024-25 में हो रही है, पर शायद बदलते बदलते 27, 28, 29, 30 भी आ सकता है। यू नेवर नो, बिकॉज किसी लॉ को पूरा बदलना इज अ ह्यूज चेंज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इनडायरेक्ट टैक्स को बदलने के बारे में बात पहली बार 2004 में की गई थी और उसे फाइनली बदला 2017 में गया। यानी कि बहुत सारी प्रिपरेशन की गई, तैयारी की गई और तब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया। और 2017 में इंप्लीमेंट होने के बावजूद आज हम 2025 में एंटर करने वाले हैं, स्टिल आज भी हम ये कह नहीं सकते कि जीएसटी प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो चुका है। यानी आज भी इसमें कमियां हैं, आज भी इसमें अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, रेगुलरली चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से आप रेगुलरली जीएसटी को न्यूज में सुनोगे। और ये जानने के बारे में हम और ज्यादा एक्साइटेड भी इसलिए होते हैं बिकॉज वी वांट टू नो व्हाट हैपेंड, दैट इट वाज अ ह्यूज चेंज फॉर द इकोनॉमी। ऐसा क्या है इस लॉ में कि आज भी लोग इसके बारे में बड़ा डिस्कस करते हैं। पिछले अगर कुछ दिनों से भी आप न्यूज पढ़ रहे हो तो रिसेंटली एक काउंसिल मीटिंग हुई थी, 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। यानी अभी तक पिछले 8-9 सालों में टोटल 55 मीटिंग्स हो चुकी है, जिन मीटिंगों में ये डिसाइड किया जाता है कि जीएसटी में हम क्या नया करने वाले हैं, क्या चेंजेस करने वाले हैं, क्या बदलाव लाने वाले हैं। और जो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, इसमें भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आई, जिसमें लोगों ने कई सारे मीम्स बनाए, निर्मला जी सीतारमन को ट्रोल किया और वो एक सब्जेक्ट मैटर बन गए डिस्कशन का पिछले कुछ दिनों में, जो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। क्योंकि जीएसटी लॉ है ही इतना इंटरेस्टिंग कि आपको इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट मिलता है। यानी ये इनकम टैक्स जैसा थोड़ा नीरस नहीं है, थोड़ा बोरिंग नहीं है। इसमें आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा, क्योंकि आप रियल लाइफ में जो भी कर रहे हो उससे आप रिलेट कर पाओगे। सर इनकम टैक्स में हम इतना रिलेट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुम्हारी इनकम ही नहीं है, इसलिए तुम रिलेट नहीं कर पाते। अगर तुम्हारी इनकम होती तो तुम रिलेट कर पाते। जैसे कि कुछ लोग शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत काम करते हैं तो वो रिलेट कर पाते हैं कैपिटल गेन जैसे चैप्टर में कि सर क्या हो रहा है, डिविडेंड कैसे टैक्स होगा, वो जान पाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में तो हर चीज आप रिलेट कर पाओगे, हर चीज, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं, हम हर गुड्स एंड सर्विसेज की बात करने वाले हैं। और आप डेली लाइफ में गुड्स एंड सर्विसेज तो खरीदते भी हो और वो गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगता ही है। आप रेस्टोरेंट में भी गए हो तो रेस्टोरेंट में आपका 100 रुपए का भी बिल आया तो आपको दिखाई दिया बिल 100 रुपए का था, पर वो 105 का हो गया। उस पर 2.5% सीजीएसटी लग गया और 2.5% एसजीएसटी लग गया। ये किसको गया, क्यों गया, 5% ही क्यों लगा, ये सारा डिस्कशन आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया है। ऑब्वियसली पूरा जीएसटी लॉ आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे इनकम टैक्स पार्शियली आपके सिलेबस में है, वैसे जीएसटी भी पार्शियली आपके सिलेबस में है। पूरा जीएसटी लॉ आपके सीए फाइनल के सिलेबस में जाएगा। हम आने वाली 2-3 क्लासेस तो सिर्फ जीएसटी का ओरिएंटेशन लेने वाले हैं, यानी कि सिर्फ बेसिक समझने वाले हैं, इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि जीएसटी की दुनिया वर्क कैसे करती है। यानी मैं आपके साथ साथ कुछ नोट्स लिखाते रहूंगा, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, खाली एक रजिस्टर मेंटेन करनी है जो ऑब्वियसली फ्रेश रजिस्टर होनी चाहिए, इनकम टैक्स वाली नहीं होनी चाहिए जिसमें आप जीरो से जीएसटी शुरू कर रहे हो। क्योंकि आपका जो एग्जाम है उस एग्जाम में भी आपको 2 आंसर शीट्स मिलेगी, एक डायरेक्ट टैक्स भरने के लिए और एक इनडायरेक्ट टैक्स भरने के लिए, वो भी अलग अलग जाएगा। यानी ये एक्चुअली में एक पेपर है लेकिन इसके अंदर 2 कैटेगरीज है, 50 मार्क का डायरेक्ट टैक्स और 50 मार्क का इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी मैं आज ही क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा पास में हुआ है कि कई बच्चों ने एग्जाम में एक ही शीट में डीटी भी भर दिया और आईडीटी भी भर दिया, दूसरी शीट खाली पड़ी है। इज अ ह्यूज ब्लंडर,
बिकॉज डीटी का चेकिंग किसी और चेकर के पास जाता है और आईडीटी का चेकिंग किसी और चेकर के पास जाता है। तुम्हारा आईडीटी वाला जिसके पास गया होगा उसने 0 दिया होगा, क्योंकि उसमें तो तुमने कुछ लिखा ही नहीं। और डीटी वाला जिसके पास गया होगा उसने बोला होगा डीटी चेक करने का काम था मेरा, आईडीटी चेक करने का काम थोड़ी था, उसने भी आईडीटी में 0 किया होगा। तुम खत्म हो जाओगे। इसीलिए आज से ही समझ के चलो, ये दोनों ऑल टुगेदर अलग अलग एरियाज है। डीटी की दुनिया अलग है, आईडीटी की दुनिया अलग है, बट लगती दोनों हम पे ही है। डीटी भी हम पे लगता है और आईडीटी भी हम पे लगता है। एंड दैट इज व्हाई हमारे देश में काफी डिस्कस किया जाता है कि जब मैंने डीटी भर दिया तो मुझसे आईडीटी भी क्यों मांग रहे हो। अगर अगेन आप न्यूज वगैरह फॉलो करते हो तो रिसेंटली आम आदमी पार्टी के अगेन एक मेंबर हैं राघव चड्ढा, वो सीए भी हैं, न्यूज में भी थे क्योंकि बॉलीवुड में शादी की उन्होंने, न्यूज में आई जाएंगे। उन्होंने एक स्पीच दी थी अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले, और उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि सर मैंने 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए कमाने के बाद उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स लग गया, अब मेरे हाथ में 8 लाख बचे, तो इस 8 लाख पे तो अब कोई टैक्स होना ही नहीं चाहिए ना। लेकिन इस 8 लाख में मैं जाके अगर दाल खरीदता हूँ, आटा खरीदता हूँ, गाड़ी खरीदता हूँ, टीवी खरीदता हूँ, एसी खरीदता हूँ, फ्रिज खरीदता हूँ, तो उस पर फिर टैक्स लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीएसटी। तो मेरे ऊपर तो 2 बार टैक्स लगाया जा रहा है। तो सर दुनिया में ऐसे कई देश हैं क्या जहां सिर्फ डायरेक्ट टैक्स लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स लगता ही नहीं है? यस। क्या दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां डायरेक्ट टैक्स ही नहीं लगता और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स लगता है? यस, ऐसे कई देश हैं। लेकिन हमारा देश वैसा देश नहीं है, हम दोनों लगाते हैं। शायद फ्यूचर में कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 30 40 50 साल बाद शायद, लेकिन एज ऑफ नाउ तो नहीं। हमारे यहाँ दोनों एग्जिस्ट करते हैं, डीटीबी और आईटीबी। तो हम स्ट्रक्चर को समझते हुए आज की क्लास तो एकदम बेसिक ओरिएंटेशन हम लेंगे, घर पे पढ़ने को आपके पास ना के बराबर होगा, क्योंकि जो पढ़ाने वाला हूँ 2-3 क्लासेस वो आपका बैकग्राउंड मटेरियल है, उसका कोई डायरेक्ट वेटेज नहीं है। बट जब तक बैकग्राउंड मटेरियल समझ नहीं आएगा तब तक आप लॉ पढ़ना ही नहीं शुरू कर सकते। आपको डायरेक्ट टैक्स भी याद होना चाहिए। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो डायरेक्ट टैक्स के पहले 2 लेक्चर्स खाली सिलेबस इंट्रोडक्शन था, जो मेन कंटेंट शुरू हुआ था वो 3rd लेक्चर से शुरू हुआ था। वैसा ही यहां भी होगा, हमारे पहले 2 लेक्चर तो सिर्फ सिलेबस इंट्रोडक्शन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएसटी होगा कि ये किन प्रिंसिपल्स और मॉडल पे काम करता है। तो आपने एक फ्रेश पेज लिया है, पोर्ट्रेट हेडिंग डाली है उस पे, पेपर 3 टैक्सेशन, अपने रजिस्टर में फ्रेश पेज पोर्ट्रेट पेपर 3 टैक्सेशन, और उसके 2 पार्ट्स कर देने हैं, डीटी आईडीटी, डीटी और आईडीटी। पेपर 3 टैक्सेशन जो टाइटल लिखा हुआ ब्रैकेट में 100 मार्क्स, 2 हिस्से हो गए इस पेपर के। डीटी में आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़नी होती है, इनकम टैक्स। और भी डायरेक्ट टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, यस, सीए फाइनल में पढ़ोगे आप। अभी आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एट दिस लेवल प्रोबेबली यू नो हमारे देश में 3 लेवल पे सरकारें चुनी जाती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। इनकम टैक्स का पूरा पैसा किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट और लोकल के पास कुछ भी नहीं जाता। ये जो इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ये आपके सिलेबस में 50 मार्क का है, 50 मार्क्स का है। जो हमारा एजेंडा अभी नहीं है, हमारा एजेंडा तो राइट साइड वाला है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपके सिलेबस में क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर और भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, यस, और भी काफी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो सीए फाइनल में आएंगे, जैसे कि कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ऐसे और कई सारे टैक्सेस होते हैं जो बहुत कम चीजों पे लगते हैं, बट लगते हैं, इसीलिए उसे इंटर में नहीं सीए फाइनल में पढ़ाया जाता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर ये किसकी इनकम होती है? सीजी, एसजी, यूटी, जिसमें एसजी और यूटी को अंडरलाइन कर देना, क्योंकि उन दोनों में से कोई एक ही होगा। सीजी और एसजी एंड यूटी, मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है वो 2 सरकारों के पास जाता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन कुछ जगहों पे स्टेट्स नहीं है, क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो वहां एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और एक यूनियन टेरिटरी के पास जाता है। इतना बेसिक बताते ही आपको पता चलना चाहिए कि क्यों आप जब बिल्स देखते हो तो उसमें 2 जीएसटी लिखे होते हैं, कि अगर 5% जीएसटी है तो उसकी जगह लिखा है सीजीएसटी और एसजीएसटी, 2.5% और 2.5%, मतलब 2.5% सेंटर के पास जा रहा है और 2.5% स्टेट के पास जा रहा है। जिसमें अगर आप दमन में हो तो दमन स्टेट नहीं है, दमन क्या है? यूनियन टेरिटरी।
यानी वहां अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाओगे तो जो बिल आएगा उस पर 2.5% सीजीएसटी होगा और 2.5% यूटीजीएसटी होगा, दैट इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि वो स्टेट नहीं है। ऐसे यूनियन टेरिटरीज में यूटी लगता है और स्टेट में एसजी एसटी एप्लीकेबल किया जाता है। मतलब क्या सर, लोकल अथॉरिटी को कुछ भी मिलता है? नहीं, लोकल अथॉरिटी का इसमें कोई शेयर नहीं है। ये अगेन आपके कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। डीटी और आईडीटी दोनों का वेटेज आधा आधा है, लेकिन इनका जो वॉल्यूम है वो आधा आधा नहीं है, वो 2:1 है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेबस की बात करें तो डीटी का वॉल्यूम अराउंड 65 to 70% है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और इनडायरेक्ट टैक्स का वॉल्यूम सिर्फ 33% है। यानी कि आपको वेटेज इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा देता है, वॉल्यूम उतनी नहीं है पर वैल्यू ज्यादा है। इसीलिए इंटरमीडिएट में लोगों को आईडीटी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि पढ़ना उतना नहीं है पर मार्क्स बहुत मिल जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट टैक्स में वो चीज नहीं दिखाई देती। ये वेटेज ऐसा नहीं था, ये इस साल से हुआ है। पहले ये 60-40 हुआ करता था, यानी 60 डायरेक्ट टैक्स के हुए करते थे और 40 इनडायरेक्ट टैक्स के, व्हिच वाज बेटर। बट अब इंस्टीट्यूट ने उसे बदल के 50-50 कर दिया है। अभी मेरा ध्यान इस 50 पे है, और इस 50 के अंदर अगेन दो बाइफर्केशन होते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। एमसीक्यू 15 मार्क के आते हैं, 30% का वेटेज है, और डिस्क्रिप्टिव 35 मार्क्स के आते हैं। ये जो 15 मार्क के एमसीक्यू है इसमें ज्यादातर क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के भी होते हैं, और ये सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड होते हैं। मतलब एक केस दिया होगा, उस पे आपको 3 एमसीक्यू पूछे होंगे और तीनों का वेटेज 2-2 मार्क का होगा। अगर 1 मार्क का होगा तो केस स्टडी बेस्ड नहीं होगा, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होगा और वो 1 मार्क का सीधे सीधे इन्होंने पूछ लिया होगा। तो 2 मार्क के भी होते हैं, 1 मार्क के भी होते हैं, पर उसमें ऑब्वियसली कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सिर्फ सही सही आंसर आपके हिसाब से ओएमआर पे टिक करना है, मतलब कोई रीजनिंग आपको नहीं देनी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको पूरा लिखना होता है, जिसको भी मैं 2 पार्ट्स में तोड़ता हूं, 20 से 25 मार्क और 10 से 15 मार्क। जो 20 से 25 मार्क है वो न्यूमेरिकल्स आते हैं, यानी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जीएसटी निकालना होता है। और जो 10 से 15 मार्क है वो डायरेक्ट थियरी क्वेश्चंस होते हैं। मतलब सीधे आपको पूछ लिया जाता है कि बताओ किन चीजों पे जीएसटी नहीं लगता, ऐसे थियरी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बताओ इनवॉइस कैसे बनाया जाता है, बताओ ई वे बिल क्या होता है। ऐसे जो फंडे आप सुनते हो रियल लाइफ में, वो सारे फंडामेंटल्स पे थियरी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा डायरेक्ट टैक्स में नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स में सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं, सिर्फ एक थियरी क्वेश्चन आता है 3 मार्क का रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर से, बाकी सब कुछ न्यूमेरिकल आता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, आपका 10 से 15 मार्क कोर थियरी आता है। ज्यादातर बच्चे इस थियरी वाले पार्ट को इग्नोर करके जाते हैं, जबकि एक्चुअली में ये सबसे इजी पार्ट है, क्योंकि ये 10 से 15 मार्क ऐसे हैं कि अगर आप पढ़ के गए हो तो फटाफट लिखना है। यानी ये 10 से 15 मार्क 10 से 15 मिनट में मिल सकते हैं। एंड अगर आपको 10 से 15 मिनट में 10 से 15 मार्क मिल रहे हैं तो टैक्सेशन पेपर में वो बहुत अच्छा है, क्योंकि टैक्सेशन पेपर में कुछ क्वेश्चंस इतने बड़े होते हैं कि उन्हें सॉल्व करने में 40-40 मिनट निकल जाते हैं। इसीलिए आपके लिए ये एक सेवियर होगा कि मुझे 10-15 मार्क की थियरी अच्छे से पढ़नी है। यानी जीएसटी इज अ मिक्स ऑफ थियरी एंड अ प्रैक्टिकल, इट इज नॉट अ कोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जबकि डायरेक्ट टैक्स थोड़ा कैसा है, कोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाता है कि आपको न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने होते हैं, सिर्फ 3 मार्क की थियरी पूछी जाती है। तो हमारा फोकस अब पूरी तरह से जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स वाले पोर्शन पे आ गया। इस चार्ट के नीचे लिखना शुरू करो, जीएसटी में पहले स्टार्ट करेगा, आईडीटी इज अ कंपल्सरी चार्ज on supply of goods, services, both. Example, GST, customs duty, excise duty, etc. Indirect tax की मैंने आपको definition लिखा है, it is a compulsory charge on supply of goods, services, both. Supply word को circle करना, ये वर्ड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस दुनिया में।
द कंपल्सरी चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ। चलो जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये बात मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स के इंट्रो में भी बताई थी, वापस बता रहा हूं। टैक्स अपनी मर्जी से देते हो या देना पड़ता है? देना पड़ता है। इज इट ऑप्शनल? नो, इट इज कंपल्सरी। देना ही पड़ेगा हमारे देश में रह रहे हो तो, बट ये लीगल है क्योंकि सरकार कलेक्ट करती है। तो सरकार अगर कोई भी चीज जबरदस्ती लेती है तो उसे क्या बोलते हैं? टैक्स। अब टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो। सिंपल वही एग्जांपल जो मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स के इंट्रो में बताया था। मैंने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा, मैंने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा, 200 रुपए में बेचा, मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया? 100। अब से मैं कभी भी ये करूं तो मतलब ये क्या है? परचेस। और कभी भी ये करूं तो ये क्या है? सेल। परचेस कितने में किया? 100। सेल कितने में किया? 200। प्रॉफिट कितने का हुआ? 100। सरकार ने बोला 100 में से 30 हमारे, 100 में से 30 हमारे, मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया? 70। ये जो 30 रुपए का टैक्स है इसे हम बुलाते हैं डायरेक्ट टैक्स, सिंपली इनकम टैक्स, जो मुझे मेरे प्रॉफिट में से सरकार को हिस्सा देना पड़ता है। यानी कि ये जो टैक्स है ये आपको आपके अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड दिखाई देता है, जिसे आप बुलाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या इनकम टैक्स के नाम से आप सिंपली इसे बुलाते हैं। यानी कि आपका प्रॉफिट कम करता है, आपको क्लियरली ये फील होता है कि आपका प्रॉफिट बैठ गया। इसी एग्जांपल में हम इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं। 100 रुपए में मैंने खरीदा, 100 रुपए में खरीदा, 200 में बेच रहा था। जब 200 में बेच रहा था तो सरकार ने मुझे कहा रुको, तुम 200 में नहीं बेचोगे, तुम 230 में बेचोगे। मुझे मानना पड़ेगा बिकॉज इट इज कंपल्सरी, द लॉ ऑफ द लैंड। मुझे मानना पड़ेगा, मेरी 200 की चीज कितने में बेचनी पड़ेगी? 230 में। जब मैंने 230 में बेचा तो मेरे हाथ में 230 आए। तो मेरे हाथ में जब 230 आए तो गवर्नमेंट ने बोला तूने 230 ले लिए, तुझे लेने तो 200 चाहिए थे ना, पर तूने ले तो 230 लिए और हमारे कहने पे लिए, इसीलिए ये 30 हमें वापस कर दे। यानी कि सरकार ने मुझे एजेंट बना दिया, मुझे नौकर बना दिया कि जा सबसे 30-30 रुपए एक्स्ट्रा लेके आके हमें दे देना। इस तरीके से हमने कस्टमर से 30 रुपए लिए और सरकार को पे कर दिए। मेरे हाथ में कितने रुपए बच गए? 200। मैंने खरीदा कितने में था? 100। मेरा प्रॉफिट कितना रह गया? 100। क्या मेरा प्रॉफिट इंपैक्ट हुआ? नहीं। ये कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसके अंदर सरकार ने कस्टमर से लिया लेकिन कस्टमर से डायरेक्टली नहीं लिया, कस्टमर को सप्लायर के थ्रू कलेक्ट कराया, जैसे कि हम आपसे कलेक्ट करते हैं। हम जो आपको पढ़ाते हैं आपकी फीस में क्या कलेक्ट करते हैं? हम जीएसटी। यानी आपकी जो भी फीस है उस फीस में 18% जीएसटी छुपा हुआ है। हम आपसे ये जो अमाउंट कलेक्ट करते हैं उसे 18% लगाने के बाद कलेक्ट करते हैं, क्योंकि 18% जीएसटी लगता है। और कोचिंग सर्विसेज, तो जो कमर्शियल कोचिंग सर्विसेज है जिसमें हम इन्वॉल्व हैं उस पर 18% जीएसटी लगता है। तो आपसे जो भी फीस कलेक्ट की हमने उसके अंदर 18% लगा के कलेक्ट की। कलेक्ट करने के बाद जो हमारे हाथ में अमाउंट आई उसमें जो 18% वाला कंपोनेंट है वो किसको सीधे पे करते हैं? गवर्नमेंट। और हमारे हाथ में बैलेंस बच जाता है। जो बैलेंस बच जाता है उसमें से हम अपने खर्चे लेस करते हैं, लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज वगैरह, ये सब खर्चे लेस करते हैं। तो क्या निकल के आता है? प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में से अगेन हम टैक्स देते हैं, उसे कौन सा टैक्स बोलते हैं? इनकम टैक्स। यानी जो आपसे कलेक्ट करके भरा वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और जो हमने खुद ने भरा वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन मुझ पे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप पे आता है, कंज्यूमर पे आता है। कंज्यूमर पे आता है, मेरा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कस्टमर नहीं कहा, मैंने क्या कहा? कंज्यूमर। यानी अल्टीमेटली जो लास्ट में कंज्यूम करता है सारा बर्डन उसी पे जाता है। यानी कि जितना जीएसटी लगेगा उतना कंज्यूमर मरेगा, क्योंकि सारा टैक्स कंज्यूमर पे जाता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो अपने कंज्यूमर से कलेक्ट करके सरकार को दे देना है। या जीएसटी से मेरे प्रॉफिट को फर्क पड़ा? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं पड़ा, इनडायरेक्टली पड़ सकता है। सर इनडायरेक्टली कैसे बढ़ सकता है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो मेरी सेल कम हो गई, मेरी सेल कम हो गई तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया ना, पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इसीलिए तो नाम क्या है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यानी इम्पैक्ट दोनों क्रिएट करते हैं, पर डायरेक्ट टैक्स मुझे जोर से फील होता है और इनडायरेक्ट टैक्स मुझे जोर से फील नहीं होता। इसीलिए ज्यादा चोरी किसमें की जाती है? डायरेक्ट टैक्स। कम चोरी किसमें की जाती है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में मुझे थोड़ी भरना है, मुझे तो लेके भरना है, तो उसमें क्यों चोरी करूं? क्योंकि मेरे घर से थोड़ी जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में लोग चोरी करते हैं क्योंकि उनके घर से जा रहा है। हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स भरने वाले खाली 7% लोग हैं, यानी हमारी जनसंख्या के 7% लोग ही डायरेक्ट टैक्स भरते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स भरने वाले 100% हैं। हर आदमी इनडायरेक्ट टैक्स भरता है, क्योंकि आपने छोटी सी सुई भी खरीदी तो आपने इनडायरेक्ट टैक्स भर दिया, क्योंकि उस पे जीएसटी भी लगा होगा, आपको पता नहीं चला बट आपने भर दिया। कोई भी सामान खरीदते हो तो देखो उस पे लिखा होता है एमआरपी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। वो जीएसटी लगा के होता है, हमेशा भर चुके होते हो।
इस तरीके से जीएसटी का बर्डन सब पे आता है। हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखनी स्टार्ट की उसमें लिखा आईडीटी इज अ कंपल्सरी चार्ज ऑन व्हाट, गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई। जैसे हम आपको सप्लाई कर रहे हैं, तो हम आपको गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, या बोथ सप्लाई कर रहे हैं? गुड्स सर्विस या बोथ? बोथ। हम आपको बोथ सप्लाई कर रहे हैं। हम सर्विस के साथ साथ गुड्स भी दे रहे हैं। ये जो किताबें देते हैं हम आपको, वो क्या है? गुड्स, क्योंकि वो टेंजिबल है। और जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वो क्या है? सर्विस। यानी हम बोथ वाली कैटेगरी में आते हैं, गुड्स भी होता है और सर्विसेज भी होती है, जिसकी सप्लाई करने पे क्या लगाया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स कई प्रकार के हैं, आपको सिर्फ कौन सा पढ़ना है? जीएसटी। जीएसटी को अंडरलाइन करके लिखो, पार्शियली कवर्ड इन सिलेबस। मतलब कस्टम्स तो पढ़ना ही नहीं है, एक्साइज तो पढ़ना ही नहीं है, जीएसटी पढ़ना है, और वो भी पूरा नहीं पढ़ना, जितना बताऊंगा उतना ही पढ़ना है। यानी बहुत छोटा सिलेबस है। रियल में सिलेबस की लेंथ बहुत बड़ी है, जो आप सीए फाइनल में देखोगे, क्योंकि सीए फाइनल में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को जस्टिस किया जाए। डायरेक्ट टैक्स का अपना 100 मार्क होगा, इनडायरेक्ट टैक्स का अपना 100 मार्क होगा, दोनों को पूरी 200 मार्क का कंटेंट मिलेगा, तो वो जस्टिफाइड होगा। हालांकि इस समय सिलेबस अगेन इतना बड़ा हो जाएगा कि वो 100 भी जस्टिफाइड नहीं लगेगा आपको, ऐसा लगेगा 200 200 दो इनको, क्योंकि वॉल्यूम इतना होगा। क्योंकि अभी के हिसाब से आपको 50-50 काफी अनजस्टिफाइड लगेगा, तो वो बढ़ भी जाएगा सिलेबस, जो वो 100 मार्क का करेंगे आपके सीए फाइनल के अंदर। तो टैक्सेशन इसीलिए तो हमारे सीए करिकुलम का कोर है, क्योंकि अगर टैक्सेशन तबियत से किसी सिलेबस में पढ़ाया जाता है तो सीए है, ना सीएस है, ना सीएमए है, और किसी कोर्स में तो सवाल ही नहीं होता है, सिर्फ एक यही पढ़ाया जाता है। बीकॉम में पढ़ाया जाता है, बट यू नो द स्टैंडर्ड की डायनेमिज्म नहीं है, अपडेट्स नहीं पढ़ाई जाती, पुरानी चीजें पढ़ाई जा रही होती है, या बेसिक चीजें पढ़ाई जा रही होती है, हम एडवांस चीजें नहीं जानते। इसीलिए एक सीए होता है जिसको टैक्सेशन की अच्छी नॉलेज होती है, बाकी सीएस को भी नहीं होती, सीएमए को भी नहीं होती। सर सीएस वगैरह में तो ऑप्शनल पेपर है टैक्स का फाइनल में, यानी नहीं भी करना तो भी चलता है। तो आप सोचो, आपको वहां ऑप्शनल कर दिया पेपर, तो हमारे लिए तो ये कोर है, क्योंकि हम ही जानते हैं सिर्फ कि टैक्सेशन किस तरीके से अपडेट करना है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इंटर में जो पार्शियली कवरेज करना है, हमें वो समझना होगा कि आर्टिकलशिप के पहले इतनी नॉलेज होनी जरूरी है। नहीं तो बेसिक नॉलेज के बिना हम आर्टिकलशिप में जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता हुआ है। तो मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन की शुरुआत की, उसका खाली डेफिनेशन बताया, और अब डेफिनेशन के बाद एक हेडिंग डालो। अगर पेज खत्म होने वाला है तो फ्रेश पेज ले लो, प्रिंसिपल्स ऑफ आईडीटी। जब तक कहूं नहीं, पोर्ट्रेट पेज पे चालू रहेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स। 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसपे इनडायरेक्ट टैक्सेशन बना है। पहला प्रिंसिपल, ओरिजिन प्रिंसिपल। ओरिजिन प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल, कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। ओरिजिन प्रिंसिपल, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। अब एक एक करके पहले सारे प्रिंसिपल्स का लॉजिक समझना, तब आपको तीसरा प्रिंसिपल समझ आएगा। सुनना, एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं। एक सामान, एक गुड्स है, वो इंडिया से यूएस जाते हैं, इंडिया से यूएस जाते हैं। समझो 100 रुपए का है, इंडियन करेंसी में डिनोट कर रहा हूं, 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए का सामान यूएस से, इंडिया से यूएस जाता है। यानी इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट, यूएस वाले क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट। ये 100 रुपए के गुड्स पे क्या लगना चाहिए? इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स समझो 10% लगाना है, 10% लगाना है। सबसे पहला सवाल क्या उठता है, क्वेश्चन क्या उठता है कि ये 10% टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेगी? इंडियन गवर्नमेंट लेगी या यूएस गवर्नमेंट लेगी? दोनों में से कौन सी गवर्नमेंट ये टैक्स अप्लाई करेगी? अगर आप कहते हो कि ये दोनों देश ओरिजिन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, दोनों देश ओरिजिन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, इंग्लिश
कौन सा प्रिंसिपल? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से सामान ओरिजिनेट हुआ, तो टैक्स कौन सी सरकार लेगी? इंडियन गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि ओरिजिन प्रिंसिपल दोनों देश फॉलो करते हैं। मतलब यूएस गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी, टैक्स कौन लेगी? इंडियन गवर्नमेंट। तो 100 रुपए की चीज कितने की हो जाएगी? 110, 10% टैक्स लग जाएगा। समझो मैं ऐसा कहता हूं कि दोनों देश बोलते हैं हम डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, दोनों देश कहते हैं हम डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, तो सामान इंडिया से यूएस जाएगा तो डेस्टिनेशन इंग्लिश, सारा टैक्स किसको जाएगा? यूएस गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं लेगी, वो 10% का टैक्स यूएस गवर्नमेंट लेगी और सामान अभी भी 110 रुपए का ही होगा। बट अब खतरनाक चीज आपके दिमाग में आनी शुरू हो जानी चाहिए, सर ये दोनों देशों ने कहा हम अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। इंडिया ने कहा हम तो ओरिजिन प्रिंसिपल में विश्वास करते हैं, यूएस ने कहा हम तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल में विश्वास करते हैं। अब मजा आ जाएगा। 100 रुपए का सामान निकलेगा इंडिया से, तो इंडिया वाले क्या बोलेंगे? सर ओरिजिन प्रिंसिपल 10% टैक्स दीजिए। कितने का हो गया? 110। सामान यूएस पहुंचा, यूएस वाले बोला सर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल 10% टैक्स दीजिए। 110 पे 10%, 121। 100 रुपए का सामान 121 का हो गया। इतना महंगा हो जाएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। डोमेस्टिकली खरीदेगा आदमी क्योंकि डबल टैक्स लग चुका है। घुमा के सोचो, इंडिया वाले ने बोला हम तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, यूएस वाले ने कहा हम तो ओरिजिन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। इंडिया से सामान 100 रुपए में निकला, इंडिया से जब निकला तो इंडिया ने बोला हम तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल में विश्वास रखते हैं, मतलब टैक्स नहीं लगेगा। सामान यूएस पहुंचा, यूएस पहुंचा तो यूएस वालों ने बोला हम तो ओरिजिन प्रिंसिपल में विश्वास रखते हैं, टैक्स नहीं लगेगा। 100 रुपए की चीज 100 रुपए में पहुंच गए। सर ये तो अच्छा है ना, ये तो बढ़िया। अरे इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। किसी भी चीज की अति और किसी भी चीज की कमी हमेशा हानिकारक होती है, चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो। किसी भी चीज में उठा के देखिए, क्योंकि जब आप किसी भी चीज में अति कर दोगे तो ओवर थिंकिंग होने लगेगी। पढ़ाई की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने ज्यादा पढ़ लिया, इजी क्वेश्चन में भी डिफिकल्ट पॉइंट ढूंढने लग जाते हैं। इससे लगता है अच्छा इतना नहीं सोचना था, इजी था, पर तूने इतना पढ़ा है कि तू इतना सोच रहा है। और कम पढ़ने के तो दुष्परिणाम सबको ही पता है। भाई पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है। यानी किसी भी चीज में इक्विलिब्रियम मार्क करना होगा। तो 100 पे 10% टैक्स लगे, 110 होना चाहिए, ना को 121 होना चाहिए और ना कि 100 हो जाना चाहिए। मतलब कि पूरी दुनिया में समानता तो तब होगी जब सारे देश या तो किसमें होंगे? ओरिजिन, या सारे देश किसमें होंगे? डेस्टिनेशन। लेकिन देशों के बीच में बनती होती तो वो वॉर्स ही नहीं होती। देशों के बीच में तो नहीं बनती है, हर देश का अपना अपना तरीका होता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जन्म हुआ डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा देखो सब हमारी बॉडी के मेंबर बनेंगे और फिर हम जो बोलेंगे ना सबको वही करना है। तो डब्ल्यूटीओ के धीरे धीरे मेंबर्स बनने शुरू हुए। 1948 में ये बॉडी सेट हुई थी, धीरे धीरे मेंबर्स बनने हुए। आज इसके करीब करीब 160 मेंबर्स हैं, 160 मेंबर्स हैं 200 देशों में से। इन सब देशों को डब्ल्यूटीओ ने कहा है एक ही प्रिंसिपल फॉलो करना है, एंड दैट इज डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। ओरिजिन प्रिंसिपल कोई फॉलो नहीं करेगा, सब क्या फॉलो करेंगे? डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। दैट इज द मैंडेट ऑफ डब्ल्यूटीओ, और हर देश को मानना पड़ेगा क्योंकि उसकी मेंबर कंट्री है। आपके दिमाग में अगर लॉजिक की बात करें तो ये सवाल आएगा सर वो ओरिजिन भी तो बोल सकते थे, उन्होंने डेस्टिनेशन ही क्यों बोला? कोई एक बोलना था तो डेस्टिनेशन ही क्यों बोला? ओरिजिन भी तो बोल सकते थे। उसके पीछे डब्ल्यूटीओ का लॉजिक है। लॉजिक ये है कि डब्ल्यूटीओ बनाया गया है डेवलपिंग देशों के लिए, ना कि डेवलप्ड देशों के लिए। अगर डेवलपिंग देशों के लिए बनाया गया है और अगर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल होगा तो आप जानते हैं ज्यादा सामान डेवलप्ड से डेवलपिंग की तरफ जाता है। अगर ज्यादा सामान डेवलप्ड से डेवलपिंग की तरफ जाएगा तो अगर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल है तो ज्यादा टैक्स किसको मिलेगा? डेवलपिंग को। और डेवलपिंग से डेवलप की तरफ तो कम ही जाता है ना, देयरबाय डेवलप को टैक्स कम मिलेगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है ना कि रेवेन्यू ज्यादा किसकी होनी चाहिए? डेवलपिंग की। जो ओरिजिन प्रिंसिपल से मीट नहीं होगी डेस्टिनेशन प्रिंसिपल से मीट होगी। इसीलिए पूरी दुनिया में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है? डेस्टिनेशन। इसका मतलब आप ओरिजिन प्रिंसिपल के नीचे लिखोगे इट इज रेयर। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के नीचे लिखोगे ऑल कंट्रीज who are WTO members follow it. All countries who are WTO members follow it. सर तो मतलब जो मेंबर नहीं है वो नहीं करता, वो नहीं करता। और सर फिर उस देश में क्या डबल टैक्सेशन या नो टैक्सेशन हो जाता है? यस हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली उन देशों के साथ ट्रेड कम हो जाता है।
इसीलिए जिन देशों के साथ आप ट्रेड ज्यादातर सुनते हो वो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स होते हैं, नेचुरली उन देशों के साथ ट्रेड कम होगा। सर इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल है एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी। इंडिया से जब सामान एक्सपोर्ट होता है, इंडिया से सामान जब एक्सपोर्ट होता है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगती है, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कौन सा प्रिंसिपल होगा, ओरिजिन। ओरिजिन प्रिंसिपल के तहत एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन जब कुछ इंपोर्ट करते हैं, हमारे देश में कुछ इंपोर्ट करते हैं, तब क्या उस पे हैवी टैक्स लगता है? यस, क्योंकि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और उसके तहत इंपोर्ट पे टैक्स लगता है। इसका मतलब आपको यहां पर एग्जांपल में कौन सा टैक्स लिखना है? एक्सपोर्ट ड्यूटी। और यहां पर क्या लिखना है? इंपोर्ट ड्यूटी। इसीलिए आप ये रेगुलरली सुनोगे इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी काफी है। क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको सुनने मिलती है? लड़की है नहीं। एक्सपोर्ट ड्यूटी पे क्यों ड्यूटी लगाएंगे यार? क्योंकि एक्सपोर्ट करने पे तो देश में क्या आएगा? डॉलर। और हमको डॉलर चाहिए तो हम ड्यूटी क्यों लगाएंगे? ड्यूटी लगाएंगे तो और महंगा कर देंगे। अगर लगाएंगे तो हमने भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी और सामने वाले देश ने भी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, क्योंकि वो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो कर रहे होंगे। वो सामान इतना महंगा हो जाएगा कि बिकेगा ही नहीं उनके देश में। लेकिन मैंने कहा रेयर है, मतलब क्या कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं? यस। क्या हमारे देश में सर एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ चीजों पे लगाई जाती है? यस। ऐसा नहीं है किसी चीज पे नहीं लगाई जाती। कुछ ऐसे सामान होते हैं ना जो भारत सरकार चाहती है कि एक्सपोर्ट ना हो, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट हो गई तो हमारे यहाँ कम पड़ जाएगा, और हमारे यहाँ अगर कम पड़ गया तो इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। इसीलिए कुछ चीजों पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं। जैसे रिसेंट टाइम्स में हमने सैंडलवुड, जो चंदन की लकड़ी होती है, या लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं, स्किन आर्टिकल्स होते हैं, इन चीजों पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है कि हम इसे एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे। रिसेंटली हमने ऐसे ही आटे पे भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, क्योंकि रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से आटा का शॉर्टेज हो गया था दुनिया में, क्योंकि यूक्रेन एंड रशिया आर द व्हीट बास्केट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अगर वहां वॉर हो रहा है तो व्हीट की शॉर्टेज हो गई थी। तो इंडिया तो बहुत व्हीट प्रोड्यूस करता है, इंडिया इज आल्सो नोन एज वन ऑफ द टॉप 5 प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट। तो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था तो इंडिया में ही शॉर्टेज हो गई, क्योंकि इंडिया वाले तो आटा खाते हैं। अब इंडिया में जब शॉर्टेज हो गई तो आटे के दाम बढ़ गए, तो आटे के दाम बढ़ गए तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया, फिर तो उसको बैन करना पड़ गया। इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। मतलब वो रेयर है, जनरली सुनने नहीं मिलेगा आपको। जनरली आपको क्या सुनने मिलेगा? इंपोर्ट ड्यूटी सुनने मिलेगी। मतलब ये दोनों प्रिंसिपल्स कस्टम्स ड्यूटी में सुनने मिलते हैं। आप अभी मैं प्रिंसिपल्स पढ़ा रहा हूं, इसीलिए आपको कस्टम्स ड्यूटी का नॉलेज दिया ताकि आपको जीएसटी तक पहुंचा सको। वहां तक पहुंचने के लिए पहले ये समझना जरूरी है। अब सर इतना समझ आया ना अगर, तो अब आप अपने देश में आ जाओ। ये तो मैंने आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से पढ़ाया। अब आप अपने देश में आओ। हमारे देश में गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग गवर्नमेंट है। गुजरात गवर्नमेंट अलग है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलग है। अलग अलग गवर्नमेंट चलती है क्योंकि हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर है तो सेंट्रल की गवर्नमेंट अलग है और स्टेट्स की गवर्नमेंट अलग है। गुजरात से सामान बेचा जा रहा है महाराष्ट्र, गुजरात से सामान भेजा जा रहा है महाराष्ट्र। वही पंगा यहां भी होगा जो पंगा इंडिया टू यूएस में हुआ था कि सर जब गुजरात से महाराष्ट्र जाएगा तो टैक्स गुजरात गवर्नमेंट को मिलेगा या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को? अगर ओरिजिन प्रिंसिपल फॉलो करते हो किसको मिलेगा? गुजरात। अगर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो करते हो राष्ट्र को मिलेगा। तो सर आपने कहा ना डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो करना है, वो तो मैंने इंटरनेशनल ट्रेड में कहा। सर पर डब्ल्यूटीओ ने बताया ना, अरे तो डब्ल्यूटीओ की बताने की हैसियत इंटरनेशनल ट्रेड में, हमारे अंदरूनी मामलों में थोड़ी है। मेरे देश में मैं आग लगाऊं सामान में, तेरे को क्या करना है? तेरा काम इंटरनेशनल ट्रेड देखना है। गुजरात टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र टू गुजरात तो हम देखेंगे ना, उसमें डब्ल्यूटीओ बीच में नहीं आ सकता। अब अगर डब्ल्यूटीओ बीच में नहीं आ सकता तो 1 जुलाई 2017 के पहले क्या होता था और 1 जुलाई 2017 या उसके बाद क्या होता है, यही डिस्कशन जीएसटी का बेस है। 1 जुलाई 2017 के पहले, 1 जुलाई 2017 के पहले हमारे देश में हम विद इन द कंट्री सामान बेचने पे ओरिजिन प्रिंसिपल लगा देते हैं। ओरिजिन प्रिंसिपल यानी सामान गुजरात से महाराष्ट्र जाता था, गुजरात गवर्नमेंट को टैक्स देता था, और फिर वही सामान महाराष्ट्र में फिर बिकता था तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता। इसका मतलब उस सामान पे पहले गुजरात गवर्नमेंट भी टैक्स लेती थी और फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी टैक्स लेती थी। दोनों टैक्स लेते थे, मतलब सामान महंगा हो जाता था क्योंकि डबल टैक्सेशन लगता था। दोनों टैक्स लगाए जाते थे। हम ओरिजिन प्रिंसिपल भी फॉलो करते थे और डेस्टिनेशन प्रिंसिपल भी विद इन द कंट्री, नॉट आउटसाइड द कंट्री। कि आउटसाइड द कंट्री तो हमने बोल दिया था डब्ल्यूटीओ का फॉलो करेंगे, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। यानी कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डेस्टिनेशन फॉलो कर रहे थे और डोमेस्टिक में ओरिजिन प्रिंसिपल फॉलो कर रहे थे।
इससे डबल टैक्सेशन हो रहा था, चीजें महंगी हो रही थी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी। तो सर हम ऐसा क्यों कर रहे थे? हम ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप गुजरात से सामान जब महाराष्ट्र जाता है, गुजरात से सामान महाराष्ट्र जाता है, तो गुजरात गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, गुजरात गवर्नमेंट को ये दिखता है सामान बना कहाँ? हमारे स्टेट में। सुविधाएं दी किसने? हमारी स्टेट ने। लेकिन जब टैक्स देने की बारी आई तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे दोगे? हम लोग पागल हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? यानी द होल डिस्कशन इज अबाउट कि टैक्स मैन्युफैक्चर करने वाले स्टेट को मिलना चाहिए या कंज्यूम करने वाले स्टेट को मिलना चाहिए। अगर आप ओरिजिन प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो तो कौन से को मिल रहा है? जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और अगर आप डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो तो किसको मिल रहा है? जो कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, ये सारे स्टेट जो हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, इनको हमेशा कौन सा प्रिंसिपल पसंद आता था? ओरिजिन। क्योंकि इनका ये कहना था हमने बनाया है यार, और हमने बनाया तो टैक्स हमको मिलना चाहिए, नहीं तो हमने इतनी सुविधाएं क्यों बनाई? अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। और आप जानते हो जो मैन्युफैक्चरिंग हब होता है इकोनॉमिक्स, उससे देश की जीडीपी आती है, उससे देश में रोजगार मिलता है, उससे देश की नेशनल इनकम बढ़ती है। तो एक्चुअली में तो मैन्युफैक्चरिंग वालों को फायदा मिलना चाहिए। इसीलिए हम 1 जुलाई 2017 के पहले तक इन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स की बात मानते हुए कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते थे? ओरिजिन। बट इससे कॉम्प्लेक्सिटी काफी हो जाती है, क्योंकि आउटसाइड द कंट्री कर रहे हो तो डेस्टिनेशन, और विद इन द कंट्री कर रहे हो तो ओरिजिन। तो ये नीड थी कि हम इसे बदलें, और बदल के क्या करें? अलाइनमेंट, कि जैसा आउटसाइड द कंट्री हो रहा है वैसा ही विद इन द कंट्री हो। अब जब अलाइनमेंट करना है तो आउटसाइड द कंट्री वाला तो बदल नहीं पाओगे, बदलना तो कौन सा पड़ेगा? विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री में हम कौन सा प्रिंसिपल निकालने उतर गए? डेस्टिनेशन। अब जैसे ही आप डेस्टिनेशन प्रिंसिपल लगाने जाओगे विद इन द कंट्री, ये जितने मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं ये सब प्रोटेस्ट में उतर जाएंगे, क्योंकि इनका ये कहना होगा कि फिर हमको टैक्स नहीं मिलेगा। और जो कंजम्पशन बेस्ड स्टेट्स हैं वो खुश होंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग करने से ज्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। सर हाथ खाने वाले ज्यादा होंगे तो ज्यादा ही खाओगे ना, इट्स नेचुरल, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यूपी बिहार जैसे स्टेट्स डेस्टिनेशन प्रिंसिपल से फायदे में आएंगे, और महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सारे स्टेट्स नुकसान में आ जाएंगे। इस तरीके से हमारे देश में सालों से ये टसल चलता रहा। 1991 के बाद से, जब से हमने ग्लोबलाइजेशन किया कि इंडिया में डेस्टिनेशन प्रिंसिपल कैसे करें। कोई भी सरकार अगर 1990 से लेकर 2017 तक ये कोशिश करती थी कि हम चलो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल कर देते हैं, तो वो सरकार ही गिर जाती थी। क्योंकि हमारे देश में कोएलिशन गवर्नमेंट का जमाना रहा है 1991 के बाद से। यू अंडरस्टैंड? कोएलिशन गवर्नमेंट, अकेले को तो मेजॉरिटी नहीं मिली तो चल 3 मिलके पार्टी बनाते हैं, क्योंकि है तो सब चोर, मिलके करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लूटना ही तो है, मिलके करते हैं ना। सरकार तो बने, री इलेक्शन में चला जाएगा तो फायदा क्या? फिर से टाइम पास होगा, इससे अच्छा मिलके बना लेते हैं गवर्नमेंट। तो 1991 के बाद से लेके 2014 तक हमारे देश में हर बार सरकार कोएलिशन बनी। 1991 में राजीव गांधी की डेथ हुई थी, वो लास्ट मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट थी, जब अकेले के पास 272 सीट से ज्यादा था, जो लोकसभा की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज को पास करने के लिए, क्योंकि आप कानून पास कर रहे हो। 1990 से लेकर 2014 तक कोई भी सरकार ये डिसाइड करे अगर कि मुझे डेस्टिनेशन प्रिंसिपल करना है, तो वो कर नहीं पाती थी, क्योंकि रीजनल पार्टीज अपना सपोर्ट छीन लेती थी। क्योंकि जनरली रीजनल पार्टीज वही पावरफुल होती है ना जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब पैसा उन्हीं के पास है, तो उनका हमेशा पावर होता है, एंड देयर बाय वो कभी से सपोर्ट नहीं करते थे। 2014 में इतिहास रचा गया। हम मोदी जी को लेके आए हैं, अच्छे दिन लाएंगे 2014 में। आप थोड़े छोटे थे तब, लेकिन मैं तब सीए फाइनल दे रहा था। मुझे अच्छे से याद है मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। 2014 के इलेक्शन का कैंपेन में कहा था कि अब की बार मोदी सरकार, फिर बार बार मोदी सरकार होती रही। तो 2014 में जो गवर्नमेंट आई उसमें इतिहास क्यों रखा गया? क्योंकि 2014 के इलेक्शन में अकेले बीजेपी पार्टी के 282 सीट्स आई थी, अकेले बीजेपी के, मतलब बाकियों की तो जरूरत ही नहीं है, हम अकेले ही काफी है। वो भी 10 ऊपर है, हम तो 2-4 खरीद भी लिए तो भी चलेगा, हमारे पास है 272, जिसपे वैसे तो ये करते हैं ऐसा, बट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनके अकेले के पास उतनी सीट्स आ गई, तो बोले अब तो हम पावरफुल हो गए, अब तो हम कुछ पास कर सकते हैं। एंड इट वाज अ लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म, जिसमें रिफॉर्म तो करना ही था, बट ऑब्वियसली किसी भी रिफॉर्म में कुछ अच्छा होता है कुछ खराब। तो इन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया कि चलो अब हम जीएसटी लागू कर दें, और 2014 में इसकी फिर से शुरुआत हुई।
कि हम जीएसटी लागू करेंगे, और इस बार ये लोकसभा में मेजोरिटी में थे, इसीलिए धीरे धीरे करते करते कब ये बिल पास हो गया, 2017। 2.5 साल की तैयारी इन्हें लगी, बट उस तैयारी में इन्होंने इसे इंप्लीमेंट करने का सोच लिया। कितनी बड़ी आयरनी की बात है कि 2014 के पहले यही उन स्टेट्स में बैठे थे जो स्टेट्स मना किया करते थे, क्योंकि तभी ऑपोजिशन में बैठे थे, और ऑपोजिशन का काम होता है अपोज करना, सही गलत से मतलब नहीं है। और वही जब फिर वापस आ गए और मेन संभालने लगे तो बोले जीएसटी इज अ लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म, कम ऑन वी शैल डू इट। क्योंकि अब आप रिफॉर्म करने आ गए, मतलब उससे पहले हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ, मनमोहन सिंह जी ने खूब कोशिश की थी, इन्होंने किसी ने नहीं सुनी थी कि ये लागू करना है, मतलब कोशिश उनकी थी, लेकिन इतिहास में यही पढ़ा जाएगा कि मोदी जी ने लागू किया। दैट इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। कोशिश तो वो कर चुके थे, बट उनको करने नहीं दिया क्योंकि इनकी कोalition गवर्नमेंट थी। 2010 की बात है, पी चिदम्बरम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने मोशन रखा था जीएसटी पास करने का, इन सबने ना बोला था, और बाद में यही सरकार में आके इन्होंने पास करने की तैयारी करी कि बोले अब हम कर सकते हैं। और अब इन्होंने 2017 में जीएसटी लागू किया। अब जीएसटी लागू किया मतलब हमारे देश में विद इन द कंट्री भी कौन सा प्रिंसिपल लागू हो गया, डेस्टिनेशन। अब उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे तीसरा प्रिंसिपल कहते हैं, कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। इसके मायने समझो, सामान बना महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से गया गुजरात, गुजरात से गया दिल्ली, दिल्ली से गया कर्नाटक, कर्नाटक से गया बिहार, बिहार से गया केरला, केरला से गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कंज्यूम हो गया, सारा टैक्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को देगा, बाकी किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। यानी आधा मध्य प्रदेश को और आधा सेंटर को, सेंटर का तो आधा फिक्स ही है ना। स्टेट में डिसाइड करना था ना किसके पास जाएगा, तो बोले स्टेट में किसके पास जाएगा, जहां गुड्स क्या किए जाएंगे, कंज्यूम, जहां सर्विसेज क्या की जाएगी, कंज्यूम। कंज्यूम इज द की वर्ड, नॉट कस्टमर, क्योंकि कस्टमर तो बहुत सारे स्टेट्स बनेंगे, जहां फाइनली कंज्यूम किया जाएगा वहां सारा का सारा टैक्स फ्लो होगा, और इससे यूपी बिहार जैसे स्टेट्स की रेवेन्यू बढ़ेगी। और एक्चुअली में हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि उन स्टेट्स की कमाई बढ़े जिन स्टेट्स को पैसे की जरूरत है। अरे गुजरात को पैसे की जरूरत थोड़ी है, गुजरात के पास पैसा है, महाराष्ट्र को पैसे की जरूरत थोड़ी है, इज द फाइनेंशियल कैपिटल। जरूरत तो उन स्टेट्स की है ना जब पॉपुलेशन ज्यादा है और डेवलपमेंट कम है, तो मतलब ये करना ऑटोमेटिकली लॉजिकली तो सही है ना, कि आप एक ऐसा प्रिंसिपल लगा रहे हो कि डब्ल्यूटीओ का भी तो यही लॉजिक था कि डेवलपिंग को मिलना चाहिए, तो हमारा भी तो ये विद इन द कंट्री लॉजिक हो जाना चाहिए ना कि अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग स्टेट्स को मिलना चाहिए। एंड वो चीज हमने 1 जुलाई 2017 के बाद की, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप समझो बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला हम ये लागू तो करेंगे, तो 3 साल क्यों लग गए, क्योंकि ये 3 साल के दौरान बीजेपी गवर्नमेंट की ही जो स्टेट्स कंट्रोल कर रहे थे, वो स्टेट्स फिर भी तो खुश नहीं थे, क्योंकि उन स्टेट्स को ये तो दिख ही रहा था ना कि भले मानते हैं पिताजी कर रहे हैं हमारे जो सेंटर में बैठे हैं, यही छोड़ के गए, वहां सेंटर में स्टेट छोड़ के गए, बट इस स्टेट को चलाना भी तो है। और अगर ये प्रिंसिपल लागू हो गया तो महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स का नुकसान होगा, और अगर नुकसान होगा तो अचानक से उनका जो फंडिंग है वो कम हो जाएगा, फंडिंग कम हो जाएगा तो जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज उन्होंने प्लान कर रखी थी वो कैसे चलेगी। एंड दैट इज व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी होने के बावजूद उसको इसका सोल्यूशन तो बनाना था। इसका सोल्यूशन इन्होंने क्या बनाया, ये सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सोल्यूशन ये बनाया कि ये जितने स्टेट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिनका ये प्रिंसिपल जीएसटी लागू हो जाने की वजह से नुकसान होगा, उनकी भरपाई की 5 सालों तक, 5 years तक। ये बात 2017 की, 2017 में कहा गया कितने साल तक भरपाई की जाएगी, 5 साल। इसका मतलब गुजरात अगर कहता है कि मेरा प्री जीएसटी रेवेन्यू, मेरा प्री जीएसटी रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस 10,000 करोड़ था, और पोस्ट जीएसटी मेरा 6,000 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे कम मिलेगा, यूपी बिहार को ज्यादा मिलेगा, तो जब 6,000 करोड़ हो जाएगा तो मेरा नुकसान कितने का हुआ, 4,000 करोड़। तो सरकार ने बोला हम 4,000 करोड़ तुझे तब तक कॉम्पेंसेट करेंगे जब तक 5 साल नहीं बीत जाते। तो इन सरकारों ने बोला 5 साल के बाद क्या, बोले 5 साल तक ऐसी तैयारी कर लेना कि और रेवेन्यू सोर्सेस क्रिएट हो जाए, क्योंकि जिंदगी भर ही देते रहेंगे तो कैसे चलेगा, फिर तो वहीं आ गए ना घूम फिर के। बोले 5 साल देंगे, दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड। ये 5 साल जो भरपाई की जाएगी उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसको कॉम्पेंसेट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। जिनका नुकसान हुआ, जो फायदे में है वो तो फायदे में ही है, उनको थोड़ी ले लेंगे, उनको फर्क क्या पड़ा। समझो ना यार, अगर यही करना था तो फिर किया ही क्यों। यूपी बिहार को ज्यादा मिला तो ज्यादा ही मिला, उनसे थोड़ी ले लेंगे, लेकिन जिनको कम मिला उनको हम भरपाई करेंगे। तो बोला भरपाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहां पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद उधार में है। बजट चैप्टर में पढ़ाते हैं ना, फिस्कल डेफिसिट कुछ लाख करोड़ रुपए का है,
तो जब पहले ही उधार में है तो हम कहां से भरपाई करेंगे, हमको खुद को पैसा चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भरपाई करने के लिए तो फिर आम आदमी बचा, उन्हीं से भरपाई करवाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, खाली जीएसटी नहीं लागू किया, जीएसटी के साथ साथ एक चीज और लागू की, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। दो चीजें, पहला क्या जीएसटी, दूसरा क्या जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। आपको इतना बेसिक्स में पढ़ाया हुआ है, सेस का मतलब होता है वो टैक्स जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिया जाता है। तो जीएसटी कॉम्पेंसेट करने के लिए सेस लिया जाना शुरू किया। अब ये सेस किससे लिया जाएगा, हम लोगों से। लेकिन सर ये तो एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, क्योंकि पहले ही जीएसटी लगने वाला है, उसके अलावा जीएसटी सेस भी लगेगा। तो सरकार ने एक लिस्ट बनाई कि ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो हम सोसाइटी में डिस्करेज करना चाहते हैं, हम खाली उन उन चीजों पे ही जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लगाएंगे। या फिर हम डिस्करेज नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो देश के अमीर खरीदते हैं, हम खाली उन्हीं चीजों पे कॉम्पेंसेशन सेस लगाएंगे। यानी दो तरह की गुड्स आइडेंटिफाई की है, एक को नाम दिया सिन गुड्स, पाप सिन गुड्स, और दूसरे को नाम दिया लग्जरियस गुड्स। बोले इन दोनों पे जीएसटी तो लगेगा ही, जीएसटी सेस भी लगेगा। जिस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आया टोबैको का, सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, जर्दा, खैनी, बीड़ी, जो भी है सबको डाल दिया। बोले इन सब पे जीएसटी के साथ साथ जीएसटी सेस भी लगाएंगे। फिर इसके बाद नंबर लगा गाड़ियों का, कार्स का, क्योंकि कार लग्जरियस प्रोडक्ट मानी जाएगी, उस पे भी जीएसटी सेस लगता है। इन्होंने इसी तरीके से आइडेंटिफाई किए बहुत सारे सिन गुड, लग्जरी गुड, जो 60-70 आइटम है, 60-70 आइटम है, मैंने कुछ एग्जांपल दिया आपको। और इन 60-70 आइटम पे जीएसटी सेस भी लगा दिए। जिस जीएसटी सेस का काम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की वो रेवेन्यू क्रिएट करना है जिससे वो उस स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेट कर सके जिसका जीएसटी की वजह से नुकसान हुआ। और कितने साल तक, 5 साल। सर आप जिस साल में जी रहे हो वहां तक तो ये 5 साल बीत चुके हैं, 2022 में बीत जाने चाहिए थे। तो सर ये सेस तो बंद हो गया होगा, क्योंकि 5 साल तक की तो बात की थी। हमारे देश में कॉन्सेप्ट है एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स, कि जब भी डेट पास आ जाए तो उसको एक्सटेंड कर दो, धक्का मार दो। क्योंकि हम लोग तैयार नहीं होते कभी भी, जैसे आपको भी टेस्ट की डेट बोलूंगा तो तैयार नहीं होते ना, तो 2 दिन पीछे किसका नाम पड़ता है कि आपको एक्सटेंशन मिल जाए, और वो एक्सटेंशन आपको लास्ट मोमेंट पे मिले वो ज्यादा अच्छा लगता है। पहले से मत बताओ, लास्ट मोमेंट पे बताओ। तो 2022 में जब लास्ट डेट आई, उससे ठीक कुछ महीने पहले सरकार ने उसे 4 साल के लिए एक्सटेंड कर, यानी अभी अब जब आप यहाँ जी रहे हैं तो वो एक्सटेंडेड है 2026 तक। यानी कि अगले साल पता चलेगा और एक्सटेंड करेंगे या नहीं, वो तब पता चलेगा। अभी 2026 तक एक्सटेंड हो चुका है, यानी 9 साल के लिए खींच गया, इसलिए 2026 तक तो जा चुका है। यानी 2026 तक तो जीएसटी सेस लगेगा सिन और लग्जरियस गुड्स पे। अब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि सिन गुड्स पे लगा रहे हो। कोई प्रोटेस्ट करोगे तो पता चल जाएगा कि तुम सिन गुड्स कंज्यूम करते हो। भाई अगर मैं मोर्चा लेके निकला कि ये गलत है, ये गलत है, अरे तू सिगरेट पीता है। और इतिहास गवाह है, अमीर आदमी कभी प्रोटेस्ट नहीं करता। अमीर आदमी का तो क्लास होता है, बोले मैं झंडा लेके जाऊंगा क्या, उसमें भी वो किसी और को भेजेगा, जो बोलेगा मैं क्यों जाऊं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है। इसका मतलब इसमें कोई प्रोटेस्ट हो ही नहीं पाता। इसीलिए सरकार जीएसटी कॉम्पेंसेशन से इन चीजों पे लगाती है और उससे वसूली करती है। और ये पैसा सिर्फ किसके पास जाता है, सेंटर, इसमें हिस्सा नहीं होता, सिर्फ किसके पास जाता है, सेंटर। और फिर वो सारा पैसा किसको दिया जाता है, स्टेट। जिसमें भी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा मजा आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये पैसा सेंटर को मिल तो जाता है और सेंटर स्टेट को देने में डिले करती है। बोले कि देंगे, तो स्टेट बोलती है भाई चाहिए, बोले देंगे ना। बोले पर तुझे तो मिल गया ना, मिल गया पर देंगे। इस तरह से 6-6 महीने डिलेड पेमेंट चलता है। यानी कि हम लोग डिले करें तो ब्याज लगना शुरू हो जाता है, ये लोग डिले करें तो चलता है। ये लोग का ओके है सर, क्योंकि गवर्नमेंट कभी गलत नहीं करती, देखो गलत हम लोग करते हैं, सारी गलती हमारी है, ये प्रॉब्लम है। एंड इस तरीके से आप कई बार न्यूज में पढ़ोगे, अब से आपको कनेक्ट होगा, ये सारी बातें जो बता रहा हूँ ये न्यूज में कनेक्ट होगा कि ये गवर्नमेंट कब से कटोरा लेके बोल रही है कि भाई मेरे को जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस दे, क्योंकि मेरे यहाँ पर काम अटका हुआ है। क्योंकि वो जो सेस का पैसा आएगा उस पैसे से मैं डेवलपमेंटल एक्टिविटी करूंगा ना, मेरा काम अटका हुआ है, क्योंकि मेरी प्लानिंग में था ना कि ये पैसा आएगा, मेरे बजट में था जो 1 फरवरी को आता है, हर स्टेट का भी तो आता है, हर स्टेट का बजट आता है 1 फरवरी को, तो वो प्लानिंग में अटक जाता है। इस तरीके से कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन प्रिंसिपल हमारे देश में लागू हो गया 1 जुलाई 2017 से, और ये पूरा सिस्टम बैठ गया। तो आप जो कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन प्रिंसिपल लिखा है, इसके नीचे आप लिखोगे ऑल टैक्सेस फ्लो टू दैट गवर्नमेंट
वेयर गुड्स सर्विसेज कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड यानी वो डेस्टिनेशन जहां फाइनल कंजम्पशन होगा, सारा टैक्सेस वहीं पहुंचेगा। यानी कि ये कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा टैक्स है इस प्रिंसिपल में? जीएसटी। पहले जीएसटी नहीं था हमारे यहाँ, पहले हुआ करता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, व्हिच वाज एन ओरिजिन प्रिंसिपल, और वैट व्हिच वाज अ डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, वैल्यू एडेड टैक्स। तो अपने ही स्टेट में बेचने में वैट लगता था और दूसरे स्टेट में बेचने में सीएसटी लगता था। अब वो बंद हो गए क्योंकि अब हमने वो कॉन्सेप्ट ही बंद कर दिया। हमने बोला कि हम तो जीएसटी लागू करेंगे। जब मैंने पढ़ा है अपने सीए में तो मैंने वैट और सीएसटी पढ़ा है। जीएसटी तो 2017 से इंप्लीमेंट हुआ, तब से नई चीजें आई, उससे पहले तो पुराने स्ट्रक्चर्स ही आपके लगते थे। तो ये आपका तीसरा प्रिंसिपल बन गया। अब ये मैंने आपको प्रिंसिपल समझाया। ऑब्वियसली एग्जाम में इसमें से कुछ भी डायरेक्टली नहीं आएगा, बट आपको जो मैं आगे जीएसटी का पूरा लॉ पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, इस वजह से किया। मतलब हर जगह आपको लॉजिक समझ में आएगा। तो मैंने आपको लॉजिक समझाने के लिए बातें बताई है। अब ये तो सिलेक्शन हो गया प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल सिलेक्ट हो गया, इतना समझ में आ गया। प्रिंसिपल सिलेक्ट हो गया तो एक दूसरा चैलेंज आएगा। दूसरा चैलेंज आया, इसके नीचे डबल एरोस करके 3 पार्ट्स कर दो। अगर आपका पेज खत्म हो गया तो रोने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ऐसे करके एक ए बना दो और नेक्स्ट पेज पे एक करके उसको खोल दो। इसको कनेक्टर बनाना बोलते हैं। मैं इसी फीस में ड्राइंग एंड क्राफ्ट भी सिखा रहा हूँ। आपको समझ में आया ना कनेक्टर क्या है? वो सब कुछ ए में घुस गया और अगले पेज पे ए से बाहर निकल गया। हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। तो पेज खत्म हो जाएगा, इसे कनेक्टर खुद बना दिया करो। अभी एक बार सिखा दिया, अगली बार खुद बना लेना कि सर पेज खत्म हो गया, आपने इतना गलत क्यों किया हमारे साथ, तो बोले ऐसे बना देना। अभी तो मैं आराम से बना सकता हूँ, मेरे पास तो अनलिमिटेड पेज है। इसके नीचे 3 पार्ट्स करो और 3 पार्ट्स करके लिखो नेशनल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और डुअल जीएसटी। नेशनल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और डुअल जीएसटी। इसके ऊपर टाइटल डालो, इसे हम बोलते हैं मॉडल्स ऑफ जीएसटी। अब आप जीएसटी में आ चुके हो, अब आप इनडायरेक्ट टैक्स से बाहर निकल के जीएसटी में एंटर कर चुके हो। पहले मैंने स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन से किया था। ओरिजिन और डेस्टिनेशन तो आपको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि वो तो फाइनल में कस्टम्स ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। आपको तो सिर्फ कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पढ़ना है। जो जीएसटी में आ गए तो मैं आपको नई बात क्या बता रहा हूं, जीएसटी में 3 मॉडल्स होते हैं। क्या नाम दिया जाता है? नेशनल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और डुअल जीएसटी। अब सुनना बहुत ध्यान से। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों ने, किसी ने नेशनल जीएसटी इंप्लीमेंट किया हुआ है, किसी ने स्टेट जीएसटी इंप्लीमेंट किया हुआ है, किसी ने डुअल जीएसटी इंप्लीमेंट किया हुआ है। मतलब इन तीनों में से कोई एक मॉडल सिलेक्ट करना होता है। इंडिया से पहले 160 देशों ने जीएसटी इंप्लीमेंट किया हुआ था। इंडिया 161st कंट्री बना जब उसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया था। 2017 की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये एक ऐसा मॉडल है जिसे पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इसीलिए हमने जीएसटी की तरफ आगे कदम बढ़ाया कि हमें भी ऐसा मॉडल अपनाना चाहिए जो ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है। क्योंकि अगर आप एक ऐसे मॉडल में रहोगे जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं है तो आपके देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। क्योंकि जो बाहर वाला पर्सन है उसका आपका टैक्स स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आएगा एंड देयर बाय वो इन्वेस्ट करने की तरफ नहीं आएगा। क्योंकि जो एक बाहर वाला इन्वेस्टर होता है वो एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो पैसा बनाने आया होता है, ना कि टैक्स में कंफ्यूज होने आया होता है। इसीलिए जीएसटी लागू करना मतलब मेक इन इंडिया को पुश करना, एफडीआई को पुश करना। क्योंकि आप वहां से सिंप्लीफाई कर रहे हो टैक्स स्ट्रक्चर जैसे पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अब पूरी दुनिया में अलग अलग देशों ने अलग अलग मॉडल लगा रखे हैं, जिनमें 3 मॉडल्स में से इंडिया को सिलेक्शन करना था कि हम कौन सा मॉडल लें। तो पहले मॉडल्स का मतलब समझो आप। जीएसटी के अंदर हमने कहा कि जिस स्टेट में कंज्यूम होगा उस स्टेट को आधा पैसा मिलेगा और बाकी आधा किसको मिलेगा? सेंटर को। तो समझो मैंने सामान महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में बेचा, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में बेचा और महाराष्ट्र में कंज्यूम हो गया। मैं इजी रख रहा हूं। महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में बेचा, महाराष्ट्र में बनाया, महाराष्ट्र में बेचा, महाराष्ट्र में कंज्यूम हो गया। मतलब अगर समझो 100 रुपए का सामान है और उस पर 12% जीएसटी है तो 6 रुपए इसको मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और 6 रुपए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। कौन भरेगा ये 12 रुपए? जो सप्लायर होगा वो। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया पढ़ाया 100 रुपए पे 12 रुपए जीएसटी लगा। ठीक है, 100 रुपए का बेसिक वैल्यू ले लेता हूं, 12 रुपए का जीएसटी लगा, 112 रुपए आपके पास से आए। अब मुझे 6 रुपए किसको पे करने हैं? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, और 6 रुपए किसको पे करने हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अब सवाल ये उठा कि सर जब मैं पे करूंगा तो मैं पूरे 12 रुपए सेंटर को पे कर दूं, फिर वो लोग हिसाब कर लेंगे। मैं पूरे 12 रुपए स्टेट को पे कर दूं, फिर वो लोग हिसाब कर लेंगे। या मैं खुद हिसाब करके 6 सेंटर को दूं और 6 स्टेट को दूं।
आपको तीनों समझ आनी चाहिए। पहला मॉडल क्या है, पूरे 12 रुपए किसको दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर 6 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट किसको दे देगी, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को। दिस इज द नेशनल मॉडल, नेशनल क्योंकि सेंटर को दे रहे हो। दूसरा मॉडल अपने आप पता चल गया होगा, स्टेट जीएसटी। मैं पूरे 12 रुपए किसको दे दूं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, मेरी स्टेट गवर्नमेंट को, और उसमें से 6 रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसके साथ हिसाब कर लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और तीसरा मॉडल क्या होता है, सर मैं खुद 6 रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दूं और 6 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो कौन सा मॉडल होगा, डुअल, दो डुअल जीएसटी। तो हमारे देश में जब जीएसटी लागू करना था तो डिबेट हुआ इन तीनों में से कौन सा मॉडल उठाए। तो पूछा गया कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, बोले पूरी दुनिया में ज्यादातर देशों ने या तो नेशनल जीएसटी इंप्लीमेंट किया है या स्टेट जीएसटी इंप्लीमेंट किया है। नेशनल जीएसटी मतलब सब सेंटर को मिलेगा, फिर सेंटर हिसाब करेगा। तो वो जो जीएसटी काउंसिल है इसमें मीटिंग्स होती है, वो 2016 से बनी हुई है, वो तब से मीटिंग 2014 से बनी हुई है, तब से मीटिंग्स कर रही थी। और तब से मीटिंग कर रही थी तो उस मीटिंग में रखा गया जहां सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं, आज भी सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, कि कौन सा मॉडल लगाना है। तो उन्होंने बोला चलो नेशनल जीएसटी लगा दें। ये किसने बोला, सेंटर ने। सेंटर ने बोला चलो नेशनल जीएसटी लगा देंगे, क्योंकि नेशनल जीएसटी लगाएंगे तो हमारे उसमें से आएगा, फिर हम हिसाब कर देंगे। तो सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला सर रहने दो ना, रहने दो, आपके हिसाब की तरीका हम जानते हैं, क्योंकि हम में से ही चुन के आप वहां पहुंचे हो, हम अपने आप को भी जानते हैं ये हम कितना अच्छे से हिसाब होगा। तो रहने दो, आप एक काम करो सर, स्टेट जीएसटी लगाओ, आप स्टेट को पैसा दो और हम आपको देंगे। तो नेशनल ने बोला नहीं, हम सब एक हैं, हम सिर्फ अलग अलग रीजन में काम कर रहे हैं, हम सब पॉलिटिशियन हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, हम सबका ईमान एकदम साफ है। नेशनल स्टेट के साथ कितना हिसाब करेगा, स्टेट कितना नेशनल के साथ हिसाब करेगा, सबको सब पता है, ठीक है। तो नहीं, ये नहीं हो पाएगा। एंड आपको पता है फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, डुअल जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। डुअल जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ मतलब सरकार ने बोला कि देखो हमसे हिसाब नहीं हो पाएगा, तुम लोग ही करो। यानी कि इकोनॉमिक एजुकेशन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी अब, कि आधा पैसा वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट को दे और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे। अब ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। अगर हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, क्योंकि अब मुझे दो हिसाब मेंटेन करने पड़ेंगे। जन्म हुआ सीजीएसटी और एसजीएसटी। बाकी कई देशों में आप जाओगे, वहां कोई सामान खरीदोगे तो आपको खाली जीएसटी दिखाई देगा, तब आपको लगेगा हमारे बिल में दो क्यों आते हैं, इनके बिल में एक ही आता है, अमाउंट उतनी होगी बट वो आधी आधी टूट के आएगी हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ डुअल जीएसटी मॉडल है। क्योंकि सेंटर और स्टेट में ये सहमति नहीं बन पाई कि चलो हम में से एक लेके हिसाब कर लेते हैं। यानी नेशनल जीएसटी के अंदर आप मॉडल में क्या बोलोगे, ऑल जीएसटी टू सीजी, ऑल जीएसटी टू सीजी। ऐसा कई देशों ने किया है। सर कोई एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखाता हूं इनके साथ हमारा अच्छा मुकाबला है। ऑस्ट्रेलिया, इससे याद आया, नहीं देखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा जीएसटी इंप्लीमेंट किया हुआ है, नेशनल जीएसटी। क्यों, ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट है, सिर्फ 6 स्टेट है, और वो भी ऐसे लाइन खींचे हुए हैं, अपनी तरह नहीं डिजाइन है। आप कभी ऑस्ट्रेलिया का मैप देखना, लाइन ही खींची हुई है प्रॉपर, और उसमें भी सिर्फ 2-2.5 करोड़ लोग हैं, सिर्फ 2-2.5 करोड़। तो हिसाब किताब करना सेंटर को दीजिए तो 6 स्टेट के साथ करना, इतना टीडियस काम नहीं है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को सही लगा कि वो कौन सा इंप्लीमेंट करे, नेशनल जीएसटी। स्टेट जीएसटी क्या है, ऑल जीएसटी टू स्टेट गवर्नमेंट। ये भी कई देशों ने लागू किया है, जैसे इसमें सबसे बड़ा नाम यूएसए है। यूएसए ने स्टेट जीएसटी इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि इंडिया 50 स्टेट है। अब सेंटर दे के 50 स्टेट के साथ हिसाब करें तो भारी पड़ जाएगा। इन्होंने क्या सोचा, सब अपने अपने स्टेट को दे और हर स्टेट सेंटर के साथ हिसाब करेगा तो एक ही से हिसाब करना पड़ेगा। एंड क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है, डेवलप्ड है, सिस्टम्स बिल्ट हैं, इस वजह से इन्होंने कहा कि हम स्टेट जीएसटी में जा सकते हैं। एंड देन फिर आता है डुअल जीएसटी, मिक्स्ड, हाफ हाफ, आधा आधा करेंगे। एग्जांपल इंडिया। सर और भी किसी देश ने किया है ऐसा, इंडिया जैसा ही देश है ब्राजील, एक और देश ने किया है कनाडा, जबकि वो डेवलप्ड है, सिस्टम्स है, फिर भी उन्होंने भी डुअल जीएसटी इंप्लीमेंट किया। उसके उनके उनके कारण है, हर देश का अपना कोई कारण रहा होगा। इंडिया को कई बार कैनेडियन मॉडल ऑफ जीएसटी बोला जाता है,
बिकॉज इंडिया ने जो बेसिक लॉ बनाया है उसका कनाडा जैसा ढांचा है, इस वजह से कैनेडियन मॉडल ऑफ जीएसटी बोलते हैं। क्योंकि जब हमें हमारे देश में जीएसटी लागू करना था तो हमने ये थोड़ी जीरो से बनाया, हमने बोला दुनिया में है ना 160 देश, उनका उठाते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया, कॉपी को जब भी अच्छा बोलना हो तो इंस्पायर बोलो, जब भी नेगेटिव नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है, तो हमेशा इंस्पायर बोलते रहेगा कि इंस्पायर बोलो, तो देखा सीखा हमने कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं, उसको उठा के हमने और डुअल जीएसटी इंप्लीमेंट किया। अब डुअल जीएसटी हमने इंप्लीमेंट किया मतलब आधा आधा होगा। अब कहानी ध्यान से सुनना, नेशनल आपके कोई काम का नहीं है, स्टेट आपके कोई काम का नहीं है, हमने डुअल इंप्लीमेंट करना है। अब मेरी बात सुनो, मैं गुजरात में हूँ, गुजरात में पढ़ा रहा हूँ, मैं गुजरात में हूँ, गुजरात में पढ़ा रहा हूँ, 10,000 रुपए की फीस है, 1,800 रुपए का जीएसटी है, तो बच्चे से कितना लूंगा, 11,800, 10,000 अपने पास रखूंगा और 1,800 सरकार को दे दूंगा। अब क्योंकि डुअल जीएसटी है, 1,800 में से 900 गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को दूंगा और बाकी 900 सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये हिसाब हो गया, डुअल जीएसटी का सिंपल हिसाब हो गया। अब मेरा मन किया यार, जब मैं इतने सालों से गुजरात में पढ़ा रहा हूँ, ठीक ही चल रहा है, तो क्यों ना पूरे इंडिया में पढ़ाया जाए। तो मैंने इंडिया में पढ़ाना शुरू कर दिया ऑनलाइन, जैसे कुछ जगह ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो इंडिया में पढ़ रहे हैं, गुजरात को बिलोंग नहीं करते। अब जब वो अगर महाराष्ट्र में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, तो मैं उनको यहाँ से बैठे बैठे महाराष्ट्र में पढ़ा रहा हूँ, बिहार में भी बैठे हुए देखो, तो बिहार में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे, तो बिहार ही लेते हैं ना, बिहार में बैठे हैं यार। तो सुनो, बिहार में भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ से बैठे बैठे। अब जब मैं बिहार में पढ़ा रहा हूँ, फीस तो सेम ही बोली इसको, 10,000 ही बोली, जीएसटी भैया 18 टका ही है, 11,800 ही लेना है मुझे उससे भी। ये सब हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं, अपनी रियल फीस ना मान ले इसको, वो जो है वही भरनी है, ठीक है। बोले सर ने क्लास में चेंज तो की थी, बोले 10,000, 10,000 प्लस 1,800 करके कितना लेना है मुझे से, 11,800। अब सर ये बिहार में बैठा है, तो मेरा कंज्यूमर कहाँ बैठा है, बिहार। कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के तहत इस बार जो मैं 900 900 करूंगा, वो 900 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 900 बिहार गवर्नमेंट को जाएगा। नीतीश बाबू को देना है मुझे, भूपेंद्र भाई को नहीं देना है। भूपेंद्र भाई बोले अपनी स्टेट में पढ़ाओ तो देने का, दूसरे स्टेट में अपना हक नहीं है, क्योंकि हम तो कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन प्रिंसिपल में है, तो मुझे तो नीतीश बाबू को देना है। अब सोचो, अगर मुझे 900 रुपए नीतीश बाबू को बिहार गवर्नमेंट को देने हैं, मैं तो पागल हो जाऊंगा। क्योंकि ये साहब जैसे बिहार से आए, ऐसे कोई कर्नाटक से आएगा, कोई महाराष्ट्र से आएगा, क्योंकि मेरा फैलावा काम है, तो मुझे हर स्टेट के साथ हिसाब करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं महाराष्ट्र में बिजनेस करूंगा तो महाराष्ट्र को आधा देना पड़ेगा, गुजरात में बिजनेस करूंगा तो गुजरात में आधा देना पड़ेगा, दिल्ली में बिजनेस करूंगा तो दिल्ली में आधा देना पड़ेगा। मैं तो हिसाब ही बनाते रह जाऊंगा यार। तो सरकार ने बोला हाँ यार, ये तो टू मच हो जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए, तू एक काम कर, डुअल जीएसटी में भी एक अलग मॉडल बनाते हैं। इंडिया का मॉडल मिक्स्ड का भी मिक्स्ड है, आपको वो भी दिखेगा। कैसे देखना, इन्होंने कहा एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई और दूसरी होती है इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई। आपको इंग्लिश में पता चला क्या होगा, इंट्रा स्टेट मतलब आपको पढ़ा रहा हूं गुजरात का गुजरात में, और इंटर स्टेट यश को पढ़ा रहे हैं बिहार में, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। दोनों में लगना 1,800 ही है जीएसटी 10,000 की फीस पे, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है उसमें मैं हिसाब कर सकता हूँ, क्योंकि अपनी सरकार है, गुजरात गवर्नमेंट की, मुझे हिसाब करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो मैं यश को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे कई सारे यश कई सारे स्टेट में है, वहां हिसाब करने बैठूंगा तो मैं बिजनेस नहीं हिसाब ही करते रहूंगा, क्योंकि मुझे हर बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और आप जानते हो टैक्स भरना है, कुछ भी गड़बड़ की गलत दबा देंगे मेरा, सारे स्टेट से उठ के आ जाएंगे एक एक, बोले मेरा बाकी है मेरा बाकी है, बोले मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा कि जॉब करना ज्यादा अच्छा है, टेंशन खत्म करो। इससे तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्करेज कर दोगे, क्योंकि आप टैक्स को कॉम्प्लेक्स बनाते चले जा रहे हो। तो सरकार ने बोला कि ठीक है, सोल्यूशन ये है कि देखो, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो तुम ही हिसाब करो, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी स्लैश यूटीजीएसटी टू माई स्टेट स्लैश यूटी।
टू माई स्टेट स्लैश यूटी। हमारे एग्जाम्पल में सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा क्योंकि गुजरात एक यूनियन टेरिटरी नहीं है, ये एक स्टेट है। तो हम जो आपको बिल बना के देते हैं उसमें क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर मैं दमन में पढ़ा रहा होता तो मैं सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगाता, दमन का दमन में ही पढ़ा रहा होता। अब अगर मैं गुजरात से बैठे वैसे दूसरी जगह पढ़ा रहा हूँ तो उस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी नहीं लगता है, आईजीएसटी लगता है, जो मैं पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा। मतलब कि जो हम यश को पढ़ा रहे हैं ना, उसके अंदर जो 1800 रुपए है उसका टुकड़ा नहीं होता है, और 1800 को पूरा एक ही रखा जाएगा बिल में, और क्या बोला जाएगा उसे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड मतलब दोनों एक साथ है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और वो किसको पे करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जब मैं 1800 पे करूंगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि पूरे 1800 तो मेरे नहीं है, इसमें से 900 तो किसके हैं, बिहार गवर्नमेंट के हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 900 रुपए बिहार गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। यानी कि हमारे डुअल जीएसटी में नेशनल जीएसटी है। अगर अपने ही स्टेट में बेच रहे हो, अपने ही स्टेट में बेच रहे हो तो प्रॉपर डुअल जीएसटी है। लेकिन अगर दूसरे स्टेट में बेच देते हो तो हम बोलते हैं नहीं, हम नेशनल जीएसटी है। यानी सेंटर को पे करो, सेंटर क्या करेगा, हिसाब। यानी हमारे डुअल का भी मिक्स्ड मॉडल है, एक नया मॉडल है जैसा आपको बाकी देशों में देखने नहीं मिलेगा। ये हमारा मॉडल है, हमने बनाया है। और फिर उसके बाद में आप जीएसटी के कभी भी फीचर्स पढ़ोगे ना, कभी भी किसी भी जगह पे सरकार के किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो पहले पॉइंट में लिखा होगा सिंप्लिसिटी। और फिर आप सोचोगे किधर कहाँ है, क्योंकि आप जैसे जैसे सुनते जाओगे पढ़ते जाओगे आपको लगेगा ये सिंपल किधर हो रहा है, तो मुश्किल होता चला जा रहा है। और ऐसा ही हुआ, बिकॉज जो प्लान था वो सिंपल बनाने का था, बट वो सिंपल बना नहीं, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया। एंड इसीलिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सर गवर्नमेंट बायस नहीं होगी और दूसरी गवर्नमेंट हुई तो वो तो होगा ही ना, वो तो एक प्रॉब्लम है। तभी तो हमने नेशनल जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन नहीं किया था, बट यहाँ फंस गए ना, क्योंकि यहाँ अगर पूरी जगह डुअल जीएसटी कर देते तो एक सप्लायर कैसे हर जगह हिसाब करता। इसीलिए उस बायस को जानते हुए सरकार ने बोला कि यहाँ ऐसा करना पड़ेगा, और बाकी गवर्नमेंट्स को मानना पड़ा कि हम ऐसा कर देते हैं। इसीलिए तो इतनी डिबेट चली इतने साल की क्या करना चाहिए, क्योंकि मॉडल डिसाइड ही नहीं कर पाए हम। फाइनली हमने प्रोस एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए बोला कि चलो कुछ तो प्रॉब्लम होगी लेकिन करना तो पड़ेगा, कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना। हमने ये सिस्टम बनाया। इसमें भी डिबेट बहुत चली थी कि इसमें स्टेट जीएसटी रखें या इसमें नेशनल, बट अगर स्टेट जीएसटी रखते तो बड़ा लोचा हो जाता। क्योंकि अब समझो मैंने बिहार पढ़ाया, तो मैं पहले पैसा किसको देता, गुजरात, गुजरात फिर किसको देता, सेंटर, सेंटर में किसको देता, बिहार। और स्टेप्स बढ़ जाते ना, क्योंकि गुजरात डायरेक्टली बिहार को तो नहीं देता। स्टेट टू स्टेट तो पीयर लेवल हो गया ना, बॉस लेवल पे जाना चाहिए। इसीलिए इन्होंने बोला नेशनल लगा। इस तरह से अपने ही स्टेट में बेच रहे हो, सिंपल कर रहा हूं, अपने ही स्टेट में बेच रहे हो तो कौन सा मॉडल है, डुअल। दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बेच रहे हो तो कौन सा मॉडल है, नेशनल। इस तरीके से इन्होंने सिलेक्शन किया। तो सर ये सब में तो हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसीलिए जीएसटी में सब कुछ सिस्टम ड्रिवन है, सब कुछ सिस्टम ड्रिवन है। मतलब यहाँ मैनुअल कुछ है, मतलब सर आपको रिटर्न फाइल करना है, आपको टैक्स पे करना है, क्या आप मैन्युअली कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, 100% इलेक्ट्रॉनिकली होता है, जिसके लिए वेबसाइट है gst.gov.in। जैसे इनकम टैक्स की एक वेबसाइट है, वैसे जीएसटी की एक वेबसाइट है। इसे इजी लैंग्वेज में हम जीएसटी पोर्टल बुलाते हैं। सब कुछ इसके बेसिस पे होगा, यानी कि सही से रिटर्न फाइल करना, सही से बताना किसको क्या पढ़ाया, वो बहुत जरूरी है। और ये काम हर महीने होता है। यानी कि अप्रैल महीने का आपका एक रिटर्न जाएगा जिसमें क्लियरली बताया होगा कि आपने यश को पढ़ाया, उससे कितनी फीस ली, उसमें क्लियरली जाएगा, ताकि सेंटर को पता तो चले कि भाई इतना पैसा जो आया है वो स्टेट के साथ हमें हिसाब करना है। इस सब सिस्टम ड्रिवन होगा। तो आप जीएसटी पोर्टल के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया। अब आप सर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हो, तो मुझे यहाँ क्लियर करना पड़ेगा व्हाट आर स्टेट्स एंड व्हाट आर यूनियन टेरिटरीज। ज्योग्राफी पढ़ेंगे थोड़ी देर, क्योंकि इसी फीस में ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में ये नहीं पता कि ये स्टेट है या यूनियन टेरिटरी, आज समझ आ रहा है। आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना था, आप सीजीएसटी यूनियन जीएसटी लगा के आ गए, तो वो भी तो लोचा हो गया। यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का अपडेट तो आपके पास होना ही चाहिए। इसका अपडेट मैं थोड़ी दूंगा, ये तो आप देंगे। सर हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं, 28। कितने जन 28 कह रहे हैं, 28, 28 पक्का लिख दो। और कोई आंसर,
28 स्टेट्स हैं। चलो गुड, इस बैच को स्टेट्स तो पता है, पढ़ा है ना पहले? हाँ, कुछ जन मुझसे 12th में पढ़े हुए हैं। हाँ, स्टेट्स 28 है हमारे देश में। तभी मुझे लगा सही कैसे कर सकते हो यार, हमारे देश का नागरिक हमारे स्टेट के बारे में कैसे जानेगा, पॉसिबल ही नहीं। फिर भी तुम जानते हो 28 स्टेट्स है एज ऑफ नाउ हमारे देश में। कुछ समय पहले तक 29 थे, लेकिन फिर वो 28 हो गए थे, क्योंकि हमने एक यूनियन टेरिटरी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक स्टेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया था, यूनियन टेरिटरी, दैट वाज कश्मीर। कश्मीर को हमने 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया था, इसीलिए हम 29 स्टेट से कितने में पहुंच गए थे, 28। एक टाइम पे 28 ही हुआ करता था, फिर तेलंगाना बना था तो 29 हो गए थे 2014 में, तेलंगाना बना। फिर उसके बाद वापस 2019 में कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गया, तो हम कितने स्टेट्स में पहुंच गए, 28। एज ऑफ नाउ टुडे 28 स्टेट्स हैं हमारे पास। यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास, 8 यूनियन टेरिटरीज है। 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे यहाँ एज ऑफ नाउ। एक समय था जब 7 थे, फिर हम बढ़ के 9 हुए, और फिर हम घट के 8 हो गए, यानी एज ऑफ नाउ हम 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें भी 2 हिस्से होते हैं, 3 यूटी, 5 यूटी। 3 यूटी ऐसे होते हैं जिसे हम पार्शियल स्टेट बोलते हैं, और 5 यूटी प्रॉपर यूटी होते हैं। अब ये आपको हिस्ट्री सिविक्स पढ़ा रहा हूँ, सेम सेम। 3 यूटी पार्शियल स्टेट। अब ये जो 8 यूनियन टेरिटरीज है, इसमें से कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी है, कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जहां पर इलेक्शन होते हैं और चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। इसका मतलब वहां उनका खुद का एक इलेक्टोरल बॉडी है, यानी कि इलेक्टोरल प्रोसेस होता है और फिर किसी को चुना जाता है, यानी एक विधानसभा एग्जिस्ट करता है। और कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी होती है जो स्टेट बिल्कुल नहीं है, मतलब ना वहां इलेक्शन होते हैं ना वहां कुछ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर से कंट्रोल हो रहा होता है, दैट इज अ यूनियन टेरिटरी। तो केंद्र प्रशासित क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। तो आप कभी भी कोई भी यूनियन टेरिटरी को देखोगे तो उसे कोई लेफ्टिनेंट या गवर्नर चला रहा होगा, उसे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं चला रहा होगा। अगर किसी यूनियन टेरिटरी को चीफ मिनिस्टर चला रहा है तो फिर वो यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ क्या है, पार्शियली स्टेट भी है। तो 3 ऐसे हैं जो पार्शियली स्टेट है, जहां चुनाव होते हैं, और 5 ऐसे हैं जो स्टेट बिल्कुल नहीं है, वहां चुनाव नहीं होते, वहां पूरी तरह से कंट्रोल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स यूज करता है। तो पहले आप मुझे उन 3 यूनियन टेरिटरीज का नाम बताओ जो पार्शियली स्टेट है। पहला नाम कश्मीर। आपको कश्मीर तो पता होना ही चाहिए, रिसेंटली इलेक्शन हुए यहाँ, रिसेंटली फाइनली 2019 में कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना था, इससे पहले स्टेट हुआ करता था। और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद 5 साल से इंतजार था कि यहाँ कब इलेक्शन होंगे, फाइनली इलेक्शन हुए और नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है जो पार्शियली स्टेट है, मतलब आधे पावर्स अभी भी किसके पास है, सेंटर के पास, और आधे पावर्स जो जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बने, उमर अब्दुल्ला बने, जो बने वो आधे पावर्स होल्ड करेंगे। इस तरीके से अब जाके इलेक्शन हुए 5 साल बाद, कब से डिस्कस हो रहा था कि इलेक्शन होने चाहिए थे। कश्मीर। दूसरा दिल्ली, मोस्ट पॉपुलर यूनियन टेरिटरी, दिल्ली। लिख दिया, लिख दिया। दिल्ली, यहाँ चीफ मिनिस्टर है कौन, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, जेल में है ना, जेल से निकल गए क्या, पता नहीं, आते जाते रहते हैं, इनका पता नहीं। अतिशी करेंटली चीफ मिनिस्टर है, और अभी दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड इलेक्शन, बहुत जल्द दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं। तो ऑब्वियसली नेशनल कैपिटल है, तो हमेशा न्यूज में रहता ही है, पॉपुलर रहता है। और आप अरविंद केजरीवाल जी को देखोगे तो 2014 से ये स्टेट को, इस यूनियन टेरिटरी पार्शियली स्टेट को संभाल रहे हैं, और इनका हमेशा से डिमांड रहा है कि हमें पूरा स्टेट बनाओ, हमें यूनियन टेरिटरी बना के मत चलाओ, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बना के चलाने में आधे पावर सेंटर के पास होते हैं, यानी आप खुद की जगह कंट्रोल ही नहीं कर पाते। जैसे सबसे बेसिक पावर होती है पुलिस कंट्रोल,
पुलिस कंट्रोल इन स्टेट्स में सेंटर दिखता है, मतलब पुलिस को कंट्रोल करने की पावर ही नहीं होती चीफ मिनिस्टर की। जबकि किसी भी स्टेट में पुलिस को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, उसका चीफ मिनिस्टर। जैसे गुजरात पुलिस का मेन हेड कौन हो गया, भूपेंद्र भाई पटेल, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है तो वो कंट्रोल करेंगे। बट यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं होता, जो पार्शियल स्टेट होती है, और जो स्टेट ही नहीं है उनपे तो सेंटर ही कर रहा है, वो तो एक अलग ही बात होगी। इसीलिए डिस्कशन बार बार होता है। ये सब यूनियन टेरिटरीज एक जमाने में बनाए गए थे, क्योंकि तब धीरे धीरे इन जगहों को आजाद किए थे। पहले ये जगह किसी ना किसी के कंट्रोल में रह गई थी, इसलिए हमने इसको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए बनाए थे। लेकिन आज की डिबेट है, डिस्कस है कि ये करना चाहिए अभी भी हमें कंटिन्यू करना है, बट गवर्नमेंट का फायदा है तो गवर्नमेंट इसे कंटिन्यू कर रही है, इसे यूनियन टेरिटरी चलाएंगे। और तीसरा पुडुचेरी। पौंडीचेरी जब तू स्कूल में था ना तब था उसका नाम, फिर स्कूल से निकलने के बाद सिलेबस चेंज हुआ, फिर इसका नाम अपडेट हो गया पुडुचेरी। कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, ये तीन ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जो वैसे तो यूनियन टेरिटरीज हैं बट इन्हें पार्शियली क्या माना जाता है, स्टेट। सर ये ज्ञान क्यों मिला, इससे क्या हासिल होगा? इससे हासिल ये होगा कि सर जीएसटी की दुनिया में 31 स्टेट्स होते हैं, यानी इन सब जगहों पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया जाता है। मतलब अगर कोई तुम्हें पूछे कि देश में कितने स्टेट्स हैं, तो उसको पहला सवाल पूछने का किस हिसाब से, जीएसटी के हिसाब से या ज्योग्राफी के हिसाब से? बोले ज्योग्राफी के हिसाब से 28, बोले जीएसटी के हिसाब से 31। यानी दिल्ली का बंदा दिल्ली में सामान बेचता है तो उस बिल पे क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यूटी जीएसटी नहीं लगता है। ऐसे ही कश्मीर में और ऐसे ही पुडुचेरी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, इन्हें स्टेट ही माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, क्योंकि ये पार्शियली स्टेट्स है। क्योंकि सरकार है ना, सरकार को पैसे चाहिए ना चलाने के लिए, तो देवा यूटी जीएसटी क्यों लगाएंगे, हम एसजीएसटी लगाएंगे क्योंकि सरकार को एसजीएसटी का पैसा मिलना चाहिए। बाकी जो 5 यूनियन टेरिटरीज है वो प्रॉपर यूनियन टेरिटरीज है। पांचों नाम हम लिख लेते हैं। पहला, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दूसरा, लक्षद्वीप, रिसेंटली काफी फेमस हुआ है ये, यहाँ एक फोटो शूट हुआ था, आप न्यूज पढ़ते ही हैं। लक्षद्वीप। नेक्स्ट, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव साथ में या अलग अलग? चलो इस पे बाद में आते हैं, इसके अलावा और अरे दमन दीव दादर नगर हवेली के अलावा बताओ। ये भारी नहीं आ पा रहा है भाई, ये दादरा नगर हवेली पे अटक गया। अरे आगे बढ़ भाई आगे, वही रह रहा है ना अच्छी जगह। और कोई जगह बताओ। चंडीगढ़, चंडीगढ़, लद्दाख, अब नेचुरली एक ही बचा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को साल 2020 में मर्ज कर दिया गया। ये पहले दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको मर्ज कर दिया गया और ये अब एक यूनियन टेरिटरी है। सूरत में रहते हुए यार तुमको पता नहीं तो तुमको क्या पता है फिर, चलो यश को नहीं पता, वो समझ में आता है, वो बिहार में, तुमको तो पता होना चाहिए। इस सूरत से निकलते ही कुछ दूर चलते ही इस तरफ दमन, उस तरफ सिलवास। दमन दमन एंड दीव में फॉल होता है और सिलवास दादरा एंड नगर हवेली में फॉल होता है। सूरत से काफी लोग जाते हैं, प्यास प्यास बुझाने जाते हैं लोग। पानी बहुत अच्छा है वहां का पानी अच्छा नहीं है, सच में सूरत का पानी अच्छा नहीं है, वहां का पानी अच्छा है, बस मिक्स करते हैं उसमें, तो लोग जाते हैं। 100 किलोमीटर के अंदर ही पड़ता है। जो बिहार ट्राई स्टेट है वो, यश,
बिहार इज अ ड्राई स्टेट ना। लास्ट तो नीतीश बाबू ने यही किया था, बाकी वो पलटते रहते हैं तो पता नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ मतलब अरे सब अलाउड तो वैसे यहाँ भी है। अब ऐसे तो सब कुछ ही अलाउड है, ऐसे तो गुजरात में क्या चाहिए बताओ। मैं एड्रेस बता दूंगा। हाँ इसीलिए। सो अरे इससे याद रहेगा और कोई पॉइंट नहीं। तीन तीन यूनियन टेरिटरी क्या माने जाएंगे, स्टेट्स। कौन से तीन यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, पुडुचेरी और कश्मीर, इन तीनों को स्टेट ही माना जाएगा, यानी सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना। और ये जो पांच यूनियन टेरिटरी है इनको यूनियन टेरिटरी लेना है। मतलब इन पांच में क्या लगाओगे, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट हमने कंप्लीट किया। स्टार्ट कैसे किया था मैंने, प्रिंसिपल्स, कितने प्रिंसिपल्स हैं, तीन। ओरिजिन, डेस्टिनेशन, कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन। जीएसटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन। कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के अंदर कितने मॉडल्स हैं, तीन। नेशनल, स्टेट, डुअल। हम क्या फॉलो करते हैं, डुअल। डुअल के अंदर भी हमारे दो हैं, विद इन द स्टेट तो सीजीएसटी एसजीएसटी या सीजीएसटी यूटीजीएसटी अपने स्टेट को, और आउटसाइड द स्टेट या यूनियन टेरिटरी तो आईजीएसटी सेंटर को। फिर सेंटर हिसाब कर लेगा, जिसमें स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का आपने क्लियरली डेफिनेशन देख लिया कि क्या स्टेट्स होंगे और क्या यूनियन टेरिटरी। तो ये आपको क्वेश्चंस में काम लगेगा जब आप देख रहे होगे कि किसी सेम स्टेट में बेचा है या सेम यूनियन टेरिटरी में बेचा है, तब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको इंटर और इंटर का क्लासिफिकेशन करना होगा। ये मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बता दिए। अब कंटिन्यू करो, इसके बाद एक और हेडिंग डालो, मल्टीपल एक्ट्स। फ्रेश लेना हो पेज तो फ्रेश ले लेना, पोर्ट्रेट में कंटिन्यू कर रहे हो। मल्टीपल एक्ट्स, लिखो पहले में सीजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी एक्ट 2017, और पांचवा जीएसटी ब्रैकेट में कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। CGST Act, IGST Act, SGST Act, UTGST Act, and GST Compensation to States Act 2017। CGST Act के नीचे लिखो, ये आपके सिलेबस में है, और पूरे देश में एक ही कानून है जो CGST Act है। IGST Act भी आपके सिलेबस में है, और पूरे देश में एक ही कानून है जो IGST Act है। SGST Act आपके सिलेबस में नहीं है। सर मतलब क्या फाइनल में है, नहीं, फाइनल में भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 31 एक्ट्स हैं जो हर स्टेट ने अपने अपने स्टेट के लिए पास किए हुए हैं। तो आपको एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल की एग्जाम में स्टेट वाइज पूछ ही नहीं सकते, चाहे इंटर हो या फाइनल में भी नेशनल लेवल पे एग्जाम्स हो रही है। इनफैक्ट इंटरनेशनल सेंटर्स भी होते हैं, कुवैत, दुबई और इन जगहों पे भी सीए की एग्जाम्स होती है। तो आपको वो ऐसा एक्ट नहीं पूछ सकते जो हर स्टेट का अलग हो, इसलिए 31 आपके सिलेबस में नहीं होते। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इनको जिस स्टेट में काम कर रहे हो उस स्टेट में पढ़ के समझना होता है, जो आसानी से आ जाता है, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट पढ़ने के बाद एसजीएसटी एक्ट में खाली मॉडिफिकेशन होते हैं, बाकी कोर वही होता है, कोर अलग नहीं होता है। तो ये 31 एक्ट्स आपके सिलेबस में नहीं है। यूटीजीएसटी एक्ट इज आल्सो नॉट इन सिलेबस, क्योंकि जब एसजीएसटी नहीं रखा तो यूटीजीएसटी रखने का भी सेम लॉजिक है, जिसमें यूटीजीएसटी एक्ट एक ही है। पांच बनाने की क्या जरूरत है, जब सेंटर ही चलाने वाला है तो पांचों के लिए कॉमन ही बनाएगा ना, पांच अलग अलग थोड़ी बनाएगा। सेंटर ने पांचों के लिए एक ही यूटीजीएसटी एक्ट बनाया हुआ है। और जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट इज आल्सो नॉट इन सिलेबस। द रीजन इज सिंपल, भाई इसमें गवर्नमेंट के हिसाब है, हमारे हिसाब थोड़ी है।
हमें तो सिर्फ पे कर देना है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। ये एक हो गया। यानी आपका फोकस इन पांचों में से कौन से रहेंगे? सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। मतलब आपके सिलेबस में कभी भी मैं कोई सेक्शन नंबर कहूं तो या तो वो सीजीएसटी एक्ट का होगा या फिर आईजीएसटी। इनकम टैक्स पे इनकम टैक्स एक्ट ही है और कुछ भी नहीं है आपके लिए, लेकिन यहाँ आपको दो एक्ट देखने पड़ेंगे। अब दो क्यों है वो पता चलता है ना, विद इन द स्टेट बेचोगे तो कौन सा एक्ट पढ़ोगे? सीजीएसटी विद एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, और अगर आप आउटसाइड द स्टेट बेचोगे तो कौन सा पढ़ोगे? आईजीएसटी। इसीलिए दो कानून है। तो सीजीएसटी एक्ट जो सिलेबस में है उसमें 174 सेक्शंस हैं, प्लस रूल्स हैं, प्लस नोटिफिकेशंस हैं, प्लस सर्कुलर्स हैं, प्लस केस लॉज है। एट फाइनल लेवल केस लॉज नहीं आते हैं, एट इंटर लेवल केस लॉज नहीं आते हैं, फाइनल लेवल पे ही आते हैं। और वैसे भी जीएसटी में ज्यादा केस लॉज भी नहीं है क्योंकि छोटा है ना, 6-7 साल ही हुए। इनकम टैक्स पे बहुत केस लॉस होते हैं क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर की उम्र है उसकी, तो उसमें बहुत कुछ हुआ है ना कितने सालों में, बहुत सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हुए हैं। यहाँ पर तो ज्यादातर केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, जजमेंट नहीं आया, इसीलिए केसेस नहीं है आपके। तो आपको सेक्शन 174 प्लस रूल्स प्लस नोटिफिकेशंस प्लस सर्कुलर्स प्लस केस लॉस, जिसमें सर क्या ये पूरा सिलेबस में है? नहीं, अराउंड 60 सेक्शंस ही सिलेबस में है। बाकी सारे सेक्शंस विद दीस 60 सेक्शंस ये फाइनल में आते हैं। तो मतलब जो इंटर में पढ़ रहे हो फाइनल में तो आएगा ही, 100% आएगा, लेकिन बहुत कुछ ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आईजीएसटी एक्ट में 25 सेक्शन है, प्लस उसके रूल्स है, प्लस उसके नोटिफिकेशंस हैं, प्लस उसके सर्कुलर्स हैं, प्लस केस लॉज है, जिसमें से आपके सिलेबस में सिर्फ 7-8 सेक्शंस रखे हैं, एकदम काम के सेक्शंस रखे हैं, कोर सेक्शंस रखे हैं। ये न्यू सिलेबस में आए थे, 2024 से आए हैं। यानी कि 2024 के पहले तक आईडीडी में खाली सीजीएसटी एक्ट पढ़ाते थे इंटर में, आईजीएसटी एक्ट नहीं पढ़ाते थे। ये सिलेबस बढ़ाया क्योंकि उसका वेटेज 40 मार्क्स से 50 मार्क्स कर दिया गया और 10 मार्क्स को जस्टिफाई करने के लिए सिलेबस बढ़ा दिया गया। एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट में तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना। सर जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट में खाली आपकी नॉलेज के लिए क्या बताया मैंने, यहाँ पर कौन सा टैक्स लगता है? जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, जो जनरली किन चीजों पे लगता है? कार, टबैको, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, अल्कोहल नहीं लिखना है यहाँ, अल्कोहल पे तो जीएसटी नहीं लगता है, तो जीएसटी सेस का तो सवाल ही नहीं उठता है। सर मतलब अल्कोहल सस्ता आता है, अल्कोहल पे आज भी स्टेट वैट लगता है, यानी अल्कोहल पे आज तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया गया। क्यों क्या, वो आगे बढ़ाऊंगा आपको, अभी एज ऑफ नाउ इसलिए मैंने उनकी बात की जो आपको जानकारी के लिए जरूरी है। कार, टबैको, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सारी चीजों पे जीएसटी सेस लगाया जाता है। ये आपके मल्टीपल एक्ट्स हो गए। अब इन मल्टीपल एक्ट्स को पढ़ने के लिए आपको समझ आना चाहिए कि हमारा संविधान 3 पिलर्स पे एस्टैब्लिश्ड है। हेडिंग डालो, एक और छोटा सा चार्ट बना रहे हो, 3 पिलर्स। ऐसा मैंने आपको इनकम टैक्स में भी बनवाया था। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोलते हैं, और जुडिशियल। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। लेजिस्लेटिव होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव होता है कानून इंप्लीमेंट करना, और जुडिशियरी होता है कानून इंप्लीमेंट करने के बाद डिस्प्यूट्स हो जाना तो उसे रिजॉल्व करना। जैसे लेजिस्लेटिव कौन हुआ? पार्लियामेंट। गवर्नमेंट नहीं बोला मैंने, पार्लियामेंट कहा। कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का होता है, इलेक्टेड मेंबर्स का होता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो या फिर नॉन रूलिंग पार्टी के हो, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट की साइन। ये 3 स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स के बिना कोई भी कानून कानून नहीं बन सकता। यानी जब भी कोई कानून पास होना होता है तो उसे बिल बोलते हैं,
जब वो लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में पास हो जाता है और प्रेसिडेंट उस पे साइन कर देता है, तब उसे एक्ट बोलते हैं। तो एक्ट बनता है पास हो जाने के बाद। ये सब काम लेजिस्लेटिव करता है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट की साइन। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट करती है, जो यहां सीजीएसटी दोनों करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे संभालता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक बॉडी है सीबीआईसी, जैसे कि इनकम टैक्स में सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ऐसे यहाँ है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो आई इज इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सी इज कस्टम्स। नाम भी गलत बनाया हुआ है, क्योंकि जब आई में इनडायरेक्ट टैक्स आ गया तो इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम आ गया था ना, फिर अलग से सी क्या लगाना था, तो ये नाम ही गलत है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इट डज नॉट मेक सेंस, बट क्या है ना, वो जीएसटी आया था तो इन्होंने नाम बदला था, तो बदलने में गड़बड़ हो गई इनसे, तब से यही चला रहा है, सीबीआईसी होगा इसका नाम। लेकिन यहाँ खाली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, यहाँ एक और बॉडी है, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल अभी रिसेंटली 55th मीटिंग के लिए मिले थे, और जब भी इनकी मीटिंग हुई मतलब आपके सिलेबस में अमेंडमेंट आया। ये लोग मिलते हैं मतलब आपके लिए तकलीफ है, क्योंकि अमेंडमेंट होगी। ये जो जीएसटी काउंसिल है, ये आर्टिकल 279A के थ्रू बनाया हुआ है। संविधान में आर्टिकल 279A, जैसे आपने न्यूज में सुना आर्टिकल 370, वैसे 448 आर्टिकल्स है हमारे संविधान में, उसमें से आर्टिकल 279A से जीएसटी काउंसिल बनाया गया, जिसका काम तब तक ही है जब तक सरकार को लगता है कि जीएसटी इंप्लीमेंट ठीक से नहीं हो गया। जिस दिन सरकार को लगेगा जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया, इसे बंद कर देगी। जैसे आप डायरेक्ट टैक्स में थोड़ी ये दो पढ़ते हो, डायरेक्ट टैक्स में खाली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पढ़ते हो, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत कुछ देखता है, और जीएसटी ऐसा इशू है जिसपे रेगुलरली बात करनी होगी, इसीलिए एक सेपरेट बॉडी बनाई है ताकि इस पे ज्यादा ध्यान जाए, इसीलिए जीएसटी काउंसिल एग्जिस्ट करता है। जीएसटी काउंसिल से एक बॉडी अलग है, बाकी सब स्ट्रक्चर वही है, यानी लीड इसे देश के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, निर्मला जी सीतारमन, वो इसकी चेयरपर्सन हो गई, और बाकी जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो सब इसके मेंबर हो गए। इनकी रेगुलरली अलग अलग जगहों में मीटिंग होती है, 4-5 महीने में होती है आजकल, और वहां मीटिंग में लोग नई नई चीजें प्रपोज करते हैं और उसके हिसाब से चेंजेस आपके किए जाते हैं। तो ये 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग रिसेंटली हुई थी। जुडिशरी इस कोर्ट, और जुडिशरी पे आप एक क्रॉस लगा सकते हो, वो आपके लिए काम का नहीं है। अब इस चार्ट के नीचे एक छोटी सी बात लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल डाला गया 246A, जिसके तहत जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया। ऑन 1717 पहले आर्टिकल डाला गया, क्योंकि जीएसटी एक यूनिक टैक्स है। आज तक जीएसटी से पहले तक हमारे देश में ऐसा कोई टैक्स नहीं था जिसमें आधा हिस्सा सेंटर का और आधा स्टेट का हो। मतलब आज भी आप देखोगे तो जितने टैक्सेस है, या तो वो पूरे सेंटर के होते हैं, या तो वो पूरे स्टेट के होते हैं, या पूरे लोकल अथॉरिटी के होते हैं। जैसे म्युनिसिपल टैक्स है तो पूरा लोकल का होता है, प्रोफेशनल टैक्स है तो पूरा स्टेट का होता है, इनकम टैक्स है तो पूरा सेंटर का होता है। जीएसटी एक यूनिक टैक्स है जो जिसमें दोनों का बंटता है। तो हमारे संविधान में ऐसा कोई लॉ ही नहीं था जिसमें एक टैक्स दोनों लगा सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज 2014 में इस गवर्नमेंट का आने के बाद ये था, पहले संविधान अमेंड करना होगा, और संविधान अमेंड करने के लिए खाली मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी और ज्यादा हेवी मेजोरिटी चाहिए होती है। तो इस तरीके से पहले संविधान अमेंड करके आर्टिकल 246 से डाला गया, और संविधान अमेंड करने के बाद इन्होंने कहा कि हम अब जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे, तो जीएसटी के लॉज बनाएंगे, जिसमें ये सारे एक्ट्स आपके तैयार किए गए जो 1 जुलाई 2017 से इफेक्ट में आए। यानी इससे पहले लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, प्रेसिडेंट ने साइन की, फिर 1 जुलाई 2017 को नोटिफाई हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुआ, जिसमें जीएसटी का एक नारा था, वन नेशन वन टैक्स, देश एक है तो टैक्स अलग अलग क्यों, एंड इसीलिए जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। क्योंकि जीएसटी से पहले कैसा था, एंटरटेनमेंट की सर्विसेज दे रहे हो तो एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरियस सर्विस दे रहे हो तो लग्जरी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस एडवर्टाइजमेंट टैक्स, सामान बेच रहे हो अपने ही स्टेट में तो वैट, दूसरे स्टेट में तो सीएसटी, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विस टैक्स।
जिसमें वैट हर स्टेट का अलग अलग, सीएसटी हर स्टेट का अलग अलग। तो हमने बोला जो देश एक है तो टैक्स इतने क्यों, टैक्स भी एक ही होना चाहिए। वन नेशन वन टैक्स के नारे पे हमने जीएसटी इंप्लीमेंट किया, और इंप्लीमेंट करने के बाद हमने कहा टैक्स एक होगा लेकिन टैक्स रेट 4 होंगे। खुद ही नारा फॉलो नहीं किया गवर्नमेंट ने। वन नेशन वन टैक्स बोल के 4 रेट बना दिए। बोले 5%, 12%, 18%, 28%, 4 रेट्स, 5, 12, 18, 28। 4 क्यों करने पड़े, और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर सब चीजों पे एक ही रेट कर दोगे तो जो चीजें लग्जरियस है उस पर भी वो रेट होगी, जो चीज नेसेसिटी के फॉर्म में है उस पर भी वही रेट होगी। इसीलिए 4 बनाने पड़े। तो 4 इन्होंने किस लॉजिक पे बनाए, 5% नेसेसिटी वाले सामानों पे डाला, 28% लग्जरी वाले सामानों पे डाला, और बाकी मेजर आइटम्स इन्होंने या तो 12 में डाले या 18 में डाले, अपने लॉजिक से कि किसको 12 में रखना चाहिए, किसको 18 में रखना चाहिए। जैसे हमारी सर्विसेज को इन्होंने किसमें रखा है, 18, इसलिए आपकी फीस पे 18% लगता है। जो सूरत का कपड़ा मार्केट है, सूरत का टेक्सटाइल मार्केट है, उसपे 5% है, क्योंकि कपड़ा इज बेसिक नेसेसिटी, thereby हमने उसके ऊपर 5% ही इंप्लीमेंट किया हुआ है। जो गाड़ियां हम खरीदते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह खरीदते हैं, उस पे 28% है। टोबैको है, उस पे 28% है। सेस अलग, मैं सेस की बात नहीं कर रहा, खाली जीएसटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेस तो आपके सिलेबस में नहीं है, वो तो आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया, अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी आपको खाली जीएसटी की रेट ध्यान में रखनी है। ऐसी बात पिछले 6-7 सालों में कई बार हुई है कि हमें 4 को हटा के 2 कर देनी चाहिए, कि कम से कम हम 4 तो ना रखें, क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। हम क्यों ना 2 कर दें, क्योंकि ये बार बार डिबेट होता है, ये वाला प्रोडक्ट इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, बड़ा डिबेटेबल है वो इतना सिंपल नहीं है कि आपको कौन सा आइटम 5 में डालना है, 12 में डालना है, 18 में डालना है, 28 में डालना है। जिसकी इतनी मोटी किताब है, उस किताब में सरकार ने एक एक आइटम की कोड डाल डाल के बताया, ये वाला आइटम पे 5, ये वाला आइटम पे 12, ये पे 18 है। तो आपको ढूंढना पड़ता है कि आपका आइटम कौन सा है, जिसमें प्रैक्टिकली बहुत पंगे है। क्योंकि प्रैक्टिकली इतना सिंपल नहीं, आप सोच रहे हो कि किताब में लिख दिया इसमें 5 डाल दो, 12 डाल दो, क्योंकि हमारे देश में भाषाएं अलग अलग हैं और एक ही चीज के कई मतलब होते हैं। जैसे मैंने अपने पूरे जीवन जिस चीज को जिस चीज को रोटी बुलाया है, मेरी शादी हो जाने के बाद मुझे पता चला वो तो पराठा था, क्योंकि मेरी वाइफ पराठा बुलाती है उसको। समझ आया, बहुत अच्छी बात है। तो मेरी शादी के बाद रोटी पराठा बन गया, क्योंकि रोटी तो कुछ और थी, पूड़ी कुछ और थी, फलका कुछ और था, और टिकड़िया कुछ और ही था। ये सब अलग अलग थे, मुझे तो लगा सब रोटी ही होता है। अब अगर ये सब अलग अलग है तो सरकार से फिर पूछना पड़ा, भाई तो फिर बताओ तंदूरी रोटी पे क्या रेट है, फुलके पे क्या रेट है, पूड़ी पे क्या रेट है, बटर नान पे क्या रेट है, प्लेन नान पे क्या रेट है, रुमाली रोटी पे क्या रेट है। सब पे रेट अलग अलग हो सकती है। तो इतना सिंपल नहीं है जिसमें उसी आइटम को सब लोग एक नाम से बुला भी नहीं रहे, क्योंकि उसी चीज को जो कोई रोटी बुलाता है आप उसे पराठा बुला देते हैं। मुझे ये लगता था कि पराठा मतलब अंदर कुछ डालना पड़ता है, तो वो पराठा मेरी वाइफ ने सिखाया, नो ऐसे नहीं। जब तवे पे सेकते हैं तो पराठा होता है, तवे पे नहीं सेकते हैं, सीधे गैस पे सेकते हैं तो वो फलका होता है। देखो वो सही बोल रही है, बकवास मत करो मेरे साथ, मैंने कॉन्सेप्ट मत दिलाओ, बहुत मुश्किल से याद लगाया है मैंने। घर में तुम्हारे चक्कर में उल्टा हो जाएगा, तकलीफ दिक्कत यहाँ हो जाएगी। तो अभी जो बोला है वो मैं याद रखूंगा, तुमको तुम्हारे घर में जो बुलाने बुलाऊंगी। सूरत में कुछ समय पहले एक बड़ा इशू हुआ था कि जो लोग फ्राइम्स बनाते थे उन पे क्या रेट लगी, कि उसके रिलेटेड कई रेट पड़ी थी। वो फ्राइम्स थे, वो उंगली में डालते हैं कि वो पापड़ होगा या वो नमकीन होगा, क्योंकि पापड़ पे रेट अलग है, नमकीन पे रेट अलग है, उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। और ऐसे ही रिसेंटली, तो आपको ये पता होना ही चाहिए, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न खुले में बेचो, सिर्फ नमक डालना, 5% है। पैक करके जो पैकेट आता है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिलता है, वो 12% है। और पॉपकॉर्न में अगर कैरामल डाल दिया, 12% हो जाएगा। ये मैम ने क्लियर किया, तो मैम ने बोला 5, 12, 18 अलग अलग। उनसे लॉजिक पूछा, लॉजिक क्या है, बोले लॉजिक है प्री पैकेज जो आता है वो बड़ी कंपनियां देती है, तो उसमें थोड़ा हैवी रेट होना चाहिए, 12 होना चाहिए। जो लूज में आता है वो बेसिक प्रोडक्ट है, इसलिए उसमें 5 पे होना चाहिए। बट कैरामल शुगर होता है,
शुगर इज समथिंग दैट वी डोंट प्रमोट बिकॉज डायबिटीज हो सकती है, तो इसीलिए सरकार ने बोला उस पर 18 होना चाहिए। इस लॉजिक से तो बहुत कुछ हो सकता है फिर। तो गवर्नमेंट ने इस चीज में तो लॉजिक जस्टिफाई कर दिया, बट ऐसे फिर और कई चीजें जिसमें शुगर होती है, ये तो बड़ा टेंशन वाला काम हो जाएगा, क्योंकि फिर तो हर चीज में करो ऐसा कि मैंने कॉफी विदाउट शुगर ली, कॉफी विद शुगर ली, कॉफी विद एक्स्ट्रा शुगर ली, तो सर मेरे पर तो 28 लगा दो, क्योंकि मैं तो विद एक्स्ट्रा शुगर में चला गया। ये क्या लॉजिक है? बट पॉपकॉर्न में ये लॉजिक है, 5 12 18 अलग अलग लगाने के बाद। दिस वाज अ क्वेरी आज फ्रॉम यूपी स्टेट गवर्नमेंट कि पॉपकॉर्न में क्या रेट लगानी है, तो जीएसटी काउंसिल का काम ही है क्वेरी को सॉल्व करना, तो उन्होंने पूरे देश के लिए सॉल्व करना है। एक प्रॉब्लम एक स्टेट में आई थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या लगाना चाहिए, क्योंकि कोई केस हुआ होगा, कोई डिस्प्यूट हुआ होगा क्या रेट लगानी है, तो बोले उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने रेट बता दी। ऐसी कई चीजों पे डिस्प्यूट्स है जो मैंने आपको बताया। आपके लिए अच्छी बात क्या है, रेट सिलेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। रेट सिलेक्शन will not be asked from you, it will be given in the question. The reason is मोटी किताब है, वो कैसे पढ़ाएंगे, पहले तो लॉ तो पढ़ो, ये बेसिक तो पढ़ो, वो तो बहुत बात की बात होगी। इसीलिए रेट आपको क्वेश्चन में दिया होता है, फाइनल में भी रेट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। यानी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सीए बनने के बाद गूगल कर लोगे ना यार, उतना कॉमन सेंस लगा लोगे, रेट क्या याद करवानी है, क्योंकि उसके तो कोई अंत ही नहीं है, कितनी रेट्स है, कितने आइटम्स है, कितने प्रोडक्ट्स है, किन चीजों पे रेट लगाओगे। आप खाली मेन चीजों पे ध्यान रखोगे जो मैं आपको बताते रहूंगा। जैसे मैंने आपको सर्विसेज में बताया जनरली 18 होता है, सर्विसेज में जनरली 18 होता है। आप ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो 5 ही होता है, 5% की रेट होती है, लेकिन अगर वहां अल्कोहल सर्व होती है तो रेट चेंज हो जाता है। अगर वो 5 स्टार होटल है तो रेट चेंज हो जाता है। अभी जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स होते हैं जहां अल्कोहल सर्व नहीं होती है, वहां 5% की रेट होती है। तो सूरत में तो आप वही रेट देखोगे, बट बाकी और कई जगहों पे आपको रेट्स अलग अलग दिखाई दे सकती है, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। जब जीएसटी आया था ना, तो एसी रेस्टोरेंट की रेट अलग थी, नॉन एसी रेस्टोरेंट की रेट अलग थी। नॉन एसी में रेट तब रखा था इन्होंने 12 और एसी में रखा था 18। तब वो बड़ा इशू हुआ, उस पर प्रैक्टिकली बड़ा इशू हुआ। इशू ये हुआ सराज में खाना खाने आए थे, एसी रेस्टोरेंट है पर एसी बंद है, मेरा बिल तो 12 से बनना चाहिए। एक ही रेस्टोरेंट के अंदर एक कंपोनेंट होता है एसी का, एक कंपोनेंट होता है नॉन एसी का। मैं नॉन एसी में बैठा तो मेरा बिल 12 से बनना चाहिए, मैं एसी में बैठा तो मेरा बिल 18 से बनना चाहिए। बोले ये बाइफरकेशन कैसे करेंगे, ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 4 दोस्त अंदर बैठे हैं, 4 दोस्त बाहर बैठे हैं, 4 को गर्मी लगती है, 4 को नहीं लगती है, बिल एक साथ बनेगा, कैसे तोड़ोगे आप उसे 12 मिनट का। ये सब प्रॉब्लम्स हुई 2018 में, तो गवर्नमेंट ने बोला बंद कर दे, सब पे 5% लगा दे, रेस्टोरेंट एसी हो या नॉन इजी की हो, ऐसा ये सब करना पड़ता है टाइम टू टाइम, इसलिए अमेंडमेंट्स और चेंजेस आ गए। तो ये आपकी 4 मेन रेट्स होगी जो आपको क्वेश्चन में दी होगी, आपको उसके अंदर उतरना नहीं पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ये मैंने आपको आज ओरिएंटेशन कराया।